अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। इस ठंडी ठंडी सुबह में आपको हमारा सलाम। और अभी आप देखा होगा कि रात भर से जिस तरह से तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है, सबसे अच्छा ये हुआ है कि स्मॉग के बादल छट गए हैं। जो इतनी स्मॉग थी, इतना डस्ट था, सांस लेने से लोग रह रहे थे और आंखों में जलन थी, मुख्तलिफ़ किस्म की स्किन की एलर्जीज हो रही थी। उससे हुआ ये है कि जैसे ही बारिश हुई है, एक तो स्मॉग के बादल छट गया है, दूसरा ये कि अब आहिस्ता आहिस्ता ना फील हो रहा है कि अब ठंडक से कि सर्दी आ गई है। जैसे वाकई में सर्दी का ले ना अब फीलिंग आ रही है। उससे पहले तक तो अच्छा, मैं लास्ट ईयर देख रही थी कि लास्ट ईयर में अब इस मौसम में नवंबर में हमने जैकेट्स पहनी हुई थी और अभी इस मौसम में नवंबर स्टार्ट हो चुका और सर्दी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी। सर्दी तो वैसे ही अब एक दो माह की मेहमान रह गई है और होती ही एक दो माह की मेहमान है। लेकिन इस बारिश का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है, वो जो स्मोक के डेरे थे जिसके बाइस बच्चे क्या, बूढ़े क्या, ख़वातीन क्या और मर्द क्या, सब बीमार हो रहे थे। लेकिन ये बारिश जो है बड़ी रहमत बनकर उतरी है और इस बारिश के बाइस कम से कम स्मोक से जो है ना हमारी कुछ अरसा तो नहीं, कुछ दिन हमारी जान छूटेगी और ज़रा सुख का सांस लेंगे हम लोग। और बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी जो ये स्मोक है, वैसे अभी तक मुझे खुद ऐसे फ्लू वाली फीलिंग आ रही है, जस्ट बिकॉज के स्मोक में हम इतने दिनों तक सांस लेते रहे हैं। लेकिन लाहौर की तो अगर बात करें तो अभी मौसम जो है ना वो तो ठंडा हो गया है बारिश के बाद। अच्छा, आप जब निकली होंगे बाहर, वैसे तो लॉकडाउन की वजह से तमाम स्कूल ऑफिस बंद हैं, तमाम दफातर भी बंद हैं क्योंकि जुम्मा हफ्ता इतवार पंजाब हुकूमत ने छुट्टियों का ऐलान किया था। लेकिन आप ये देखिए कि छुट्टियों के बाद हुआ ये है कि अभी बादल जो हैं वो इतने बरसे हैं रात को कि सुबह उठते हुए परिंदे चहचहा रहे थे, दरख्त साफ़ सुथरे नज़र आ रहे थे। मुझे तो ये खुशी थी। वैसे तो बेचारे दरख्तों को कभी मौका नहीं मिलता, डस्ट से भरे पड़ते हैं, उनके पत्ते ग्रीन की बजाय अजीब ही कोई मडी सा डस्टी सा कलर दे रहे होते हैं। लेकिन बिल्कुल साफ़ सुथरे दरख्त थे, दरख्त मतलब वो इतनी खूबसूरत ग्रीनरी नज़र आ रही थी ना, आंखों को देखने में इतनी अच्छी लग रही थी और इतना अच्छा मतलब कि व्यू मिल रहा था। तो अभी ये है कि एक तो ये बात रही कि ठंड आ गई है, स्मॉग, दूसरी तानिब जो न्यू दिल्ली है जी वो अब नंबर 1 पर आ गया है। नंबर 1 की पोजीशन दिल्ली ने छीन ली है। हम वैसे दुनिया के पोल्यूटेड तरीन शहरों में लाहौर नंबर 1 पर था, तो उसकी जो जगह जो ले ली है वो ले ली है जी नई दिल्ली ने, जो कि अब नंबर 1 पर है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि कम से कम अब सर्दी से हम कुछ दिन तक महफूज हो सकेंगे। स्मोक की आपने बात की है, पाकिस्तान का और भारत का मुकाबला इन्हीं चीज़ों में रहता है कि स्मोक में कौन आगे है। कभी नई दिल्ली आगे आ जाता है, कभी कोलकाता आगे आ जाता है, कभी लाहौर आगे आ जाता है। तो ये भी एक कंपटीशन सा रहता है। कल जुमेरात का दिन जो था उसमें तो नई दिल्ली जो है वो पहले नंबर पे रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं और अल्लाह करे कि आगे भी मौसम अच्छा रहे, स्मोक से हमारी जान छूटे। हफ्ते में वैसे एक दो दिन बारिश अगर हो जाए ना तो उससे ये है कि कम से कम स्मोक से हम बचे रहेंगे। ठंड भी आ जाती है ना। हाँ। फॉग पड़ेगी तब तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो ड्यू ड्रॉप्स होंगे वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। लेकिन जब ठंड में हवा चलती है ना, असल में सर्दी तो तब लगती है। लेकिन खैर अभी हम बात करते हैं जी क्रिकेट की। और क्रिकेट में आपको पता है कि कल हमारा इंग्लैंड के साथ मैच होने जा रहा है। कल का मैच न्यूजीलैंड ने तो बहुत अच्छे तरीके से जीत लिया है। पॉइंट्स टेबल पर अभी तक तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है न्यूजीलैंड। कल के मैच पे अगर हमने बहुत अच्छे मार्जिन से इंग्लैंड को हराया, बहुत अच्छे मार्जिन से, तो फिर शायद हमारा रन रेट बेहतर हो और उसके बाद हम सेमीफाइनल के लिए। अच्छा, मेरी तो अपने व्यूवर से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अब जो है ना ये उम्मीदें लगाना छोड़ दें। जो होना था हो चुका है। अब आप मैच देखें, जस्ट ये कहते तफरी के लिए देखें, फॉर द सेक ऑफ फन आप मैच देखें। पाकिस्तान सेमीफाइनल से बाहर हो चुका है, इसको जो है ना अब तस्लीम कर लिया जाए, बजाय ज़्यादा आप फिर उम्मीदें लगाए और इमोशंस आपके जो हैं डैमेज हों। फाइनली अगर मगर का जो खेल है वो ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी भी अगर मगर की गर्दान तो है, बट वो बहुत अननेचुरल है, बहुत अननेचुरल से कैसे आप हरा सकते हैं इंग्लैंड को? क्योंकि कल के मैच जिस तरह से न्यूजीलैंड जीता है, न्यूजीलैंड ने अपना रन रेट इतना अच्छा कर लिया है कि पॉइंट्स टेबल पर तो वो नंबर 10 पर आ गया। कल का मैच हम भी जीतेंगे तो हम भी पॉइंट्स टेबल पर 10 पॉइंट्स के साथ आ जाएंगे, चौथी पोजीशन पर। लेकिन जो रन रेट है ना वो डिसाइड करेगा कि सेमीफाइनल में किसने जाना है। और न्यूजीलैंड ने कल का मैच श्रीलंका को जिस तरह से आउट किया है, आई थिंक 172 रन का हदफ था, जो न्यूजीलैंड वाले थे उन्होंने बआसानी आई थिंक 20 ओवर्स भी नहीं कंप्लीट हुए थे और उन्होंने कंप्लीट भी कर लिया। अच्छा, उनकी ये स्ट्रेटजी भी ये थी ना कि अच्छे रन रेट से ही अगर हम जीतेंगे तो तभी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। पाकिस्तान
तो अब जो है बहुत ज़्यादा, यानी कि हम अगर कहें नामुमकिन सी सूरत हाल है, लेकिन न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेल किया, बहुत अच्छा खेला और उसके बाद अपनी जगह बनाई है। तो अब जो उम्मीदें थी हमारी मैच के लेकर, और बहुत ये कह रहे थे कि शायद किस्मत की देवी हम पे कुछ ज़्यादा ही मेहरबान हुई है, और लग भी ये रहा था कि कल भी न्यूजीलैंड को शिकस्त हो जाएगी और हमारे चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन नहीं, अब नहीं, जो रेशो था ना वो 77% न्यूजीलैंड का था, और श्रीलंका का जो रेशो था जीतने का वो सिर्फ था 23%। तो मैं कहती थी कुछ ऐसा हो जाए कि ये 23% से 78% पे चला जाए और श्रीलंका जीत जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लेकिन ऐसा हो नहीं सका। नईमुल हक स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। नईम, बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अब तो बस देखना है मैच पाकिस्तान का, और देख लिया जाए, ना भी देखें तो फिर भी वो जो उम्मीदें थी, वो जो हम ये कह रहे थे कि शायद किस्मत हम पर मुसलसल मेहरबान हो रही है, लेकिन कल न्यूजीलैंड ने तो हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मसला तो ये था कि न्यूजीलैंड जो थी, मेरे हिसाब से अगर आप क्रिकेट वाइज देखें तो वो हमसे ज़्यादा डिजर्व करती थी। हम तो दुआओं पे थे कि वो उसको हरा दे, वो उसको हरा दे। असल में जब आप प्रोफेशनल होते हैं तो आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, दुआओं से थोड़ी क्रिकेट चलती है। आपको इतनी इतनी सैलरीज मिलती हैं, सब कुछ मिलता है। तो असल में हमने स्टार्ट अच्छा लिया, 2 मैच जीते। उसके बाद अब जब इंडिया से आ रहे तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ हो गया, और फिर हम इकट्ठे 4 मैच हार गए। उसके बाद फिर अभी हम आए, तो अभी जो हम न्यूजीलैंड से जो आखिरी मैच जीते भी थे, तो वो मैच ठीक है, फ़खर बहुत अच्छा खेल रहा था, बाबर आजम भी अच्छा खेल रहा था, लेकिन हमें स्टिल 400 रन करने थे और हमारे 200 रन हुए थे। तो खैर वो डक एंड लूज से हम लोग वो मैच जीत गए थे। तो अगर आप रियलिस्टिक उसमें देखें तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड हमसे बेहतर टीम थी, हमसे ज़्यादा। कल तो बारिश ने भी हमारा साथ नहीं दिया, वरना हमें उम्मीद थी कि अगर बारिश हो जाती, चलें एक एक पॉइंट से ही कोई ना कोई फ़ायदा हो जाता हमें। कल तो बारिश ने भी हमसे बेवफाई की है। अब ये तो वही वाली बात है ना कि फिर हम बस मुसल्ले लेके बैठे रहते, क्रिकेट कम खेले, मुसल्ले पे ज़्यादा बैठ जाएं। आज फिर नमाज जुम्मा के बाद हम इज्तिमाई दुआ ना करें। वही तो मैं कह सकता हूँ, अब ये भी यही कर सकते हैं कि हम न्यूजीलैंड की टीम को किसी तरह, पूरी टीम को किसी प्लेन में बिठा के उसको कहीं आगे पीछे छोड़ दें, तो फिर हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि हम फिर सेमीफाइनल खेल लें। यही एक तरीका है। अच्छा, वैसे अभी कल की न्यूजीलैंड की टीम की परफॉर्मेंस पर क्या कहना चाहेंगे, और इसके अलावा जो इंग्लैंड के साथ हमारा कल मैच होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं कि क्या आगे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? वही विनिंग स्क्वाड चलना चाहिए जो लास्ट मैच में था? अब तो जी हम इतने दूर चले गए सेमीफाइनल से, तो अगर हम 1-2 चेंजेस कर भी दें तो कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा। असल में मसला ये हो गया कि इंग्लैंड की टीम भी पूरे जोर लगा के खेलेगी, क्योंकि उन्हें भी चैंपियंस ट्रॉफी का मसला आ जाएगा, उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई करनी है, तो उन्होंने भी अपना पूरा जोर लगाना है। पाकिस्तान की टीम को मेरे हिसाब से तो वही टीम खेलनी चाहिए। अब आप आखिरी मैच में आप कोई चेंज करेंगे, अबरार को खिला दें या किसी को, अबरार तो वैसे भी नहीं खेल सकता, वो रिजर्व में, तो मेरा ख्याल उसी कॉम्बिनेशन से चाहिए। अच्छी इज्जत के साथ आप मैच जीतें, अपनी पोजीशन को अच्छा करें, 5वें नंबर पे फिनिश कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन इंग्लैंड की टीम पिछला मैच अच्छा खेली है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो कमज़ोर टीम है, वो तो वन ऑफ द फेवरेट टीम थी जब उन्होंने शुरू किया। अच्छा नईम साहब, अब ये बता दीजिएगा हमारे व्यूवर्स को, अब पाकिस्तान के कितने % चांसेस हैं, कितना रन रेट पाकिस्तान को रिक्वायर होगा जीतने के लिए, तो शायद कोई मिरेकल हो सके, कोई ऐसा कोई चमत्कार हो सके? भाई चमत्कार तो बस यही हो सकता है कि मेरे ख्याल हम 450 रन करें और उन्हें 20-22 पे आउट कर दें। इसके अलावा तो ये चमत्कार नहीं, ये तो मजाक है सर। सर 270 रन या पता नहीं ऐसे ही मैं कुछ सुन रहा था कि 288 रन से जीतना होगा। 288 है, तो वही है ना, फिर हम 450 रन करें और उन्हें फिर हम 100 कुछ रन पे आउट कर दें। मतलब क्या ये तो इम्पॉसिबल वाले कोई मिरेकल और मैजिकली कोई शक्ति आए उनमें तो हो सकता है, लेकिन आगे वापस आने के बाद असल कहानी तो तब स्टार्ट होगी जब ये सारी टीम वापस पाकिस्तान आएगी। उसके बाद आपको क्या लगता है कि पीसीबी की तरफ से क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं? जैसे चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए, फिर इनकी कॉन्स्पिरेसीज चल रही थी, बाबर आजम के व्हाट्सएप मैसेजेस जो हैं वो स्क्रीनशॉट लीक आउट हो गए, तो ये इस किस्म की बड़ी ज़्यादा बातें चल रही थी। फिर ये था कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं दिए गए थे, 3-3 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं आई थी। देखिए, जब भी हम वर्ल्ड कप हार के आते हैं ना तो बहुत बड़ी चेंजेस आ जाती हैं। अब देखना ये है कि इंजमाम के साथ एक बड़ा अजीब सी
कंट्रोवर्शियल चल रहा है। पहले तो वो कह रहे थे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बिल्कुल तैयार हूँ हर चीज़ के लिए, मैं उसके जो इंक्वायरी कमेटी है बैठी है उसके सामने भी पेश हो सकता हूँ। लेकिन अब वो मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन से वो रोज़ एक चैनल पे आ रहे हैं और बड़ा ज़का अशरफ और पूरे पाकिस्तान बोर्ड के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं। भाई अगर आप ईमानदार आदमी हो, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप चुप होके बैठ जाओ। इंक्वायरी कमेटी जब बैठेगी तो वो जो भी फैसला करेगी उसको वो फैसला करने दे। बाकी टीम चेंजेस तो आपको पता है, जब एक दफ़ा आप वर्ल्ड कप से बाहर होते हैं, लास्ट टाइम जब हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए थे तो हमने सरफराज और ज़बरदस्ती सरफराज को भी निकाल दिया था, हर चीज़ को कप्तानी से भी हटा दिया, उसे ड्रॉप भी कर दिया। तो इसी तरह अभी भी होगा, 3-4 लड़के आगे पीछे हो जाएंगे। किस खिलाड़ी का आपको मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद? क्योंकि बाबर की कैप्टेंसी तो दाव पर है, इसके अलावा क्या समझ रहे हैं, क्या बड़े पैमाने पर चेंजेस हो सकती हैं टीम में? सर जी, मेरे हिसाब से अगर आप बड़ी चेंजेस कर देंगे तो आप पूरी टीम के साथ ज़्यादती करेंगे। अभी तो आप इसी टीम को कैरी करें, इनमें से 1-2 लड़के हैं जो चेंज हो जाएंगे। मेरे ख्याल जैसे आप हारिस को ले गए थे, वो बेचारा 10 मैचों से बाहर बैठा था, सरफराज की जगह बनती थी लेकिन हारिस चला गया था, तो मेरे ख्याल हारिस की जगह सरफराज आ जाएगा, एक शान मसूद अंदर आएगा। सैम अयूब बहुत फॉर्म में है, बहुत रन्स कर रहा है, तो उसको पूरा चांस देना चाहिए, उसको टीम में आना चाहिए। शान मसूद को भी टीम में आना चाहिए। हाँ, अब कप्तानी का मसला आएगा तो मेरी राय तो यही है कि अभी बाबर आजम को ना हटाया जाए, उसको ऑस्ट्रेलिया तो जाने दो, उसके बाद आके फिर उससे बातचीत करके उसकी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि एक बहुत दिन बाद एक इतना अच्छा प्लेयर आपको मिला है, इतना अच्छा बैट्समैन मिला है, बैटर आपको, तो ऐसा ना करें कि एकदम उसको इतना अच्छा बैटर मिला, उसने परफॉर्म ही नहीं किया पूरे वर्ल्ड कप में। और शाहिद अफरीदी तो स्टेटमेंट दे भी चुके हैं कि शाहीन अफरीदी बहुत अच्छे हैं कप्तानी के लिए। हो सकता है कि टेस्ट के लिए बाबर को कंसीडर किया जाए और वनडे के लिए शाहीन शाह को। मेरे हिसाब से वह T20 के लिए शाहीन शाह को करेंगे, और टेस्ट के लिए मोस्ट प्रॉब्ली या तो शान मसूद या सरफराज। वनडे की कप्तानी शायद बाबर को रहने दें, वरना हो सकता है उसको वनडे की कप्तानी से भी हटा दें। बहुत ज्यादा अगर आप चेंजेस करेंगे तो बड़ा अच्छा, ये डिवीजन नहीं होगी, ग्रुप्स बन जाएंगे सबके कि वनडे का कप्तान कोई और है, T20 का कप्तान कोई और है, फिर टेस्ट का कोई कप्तान, ये तो ग्रुपिंग बन जाएगी तीनों लीडर्स की। नहीं, असल में पूरी दुनिया में ना हर एक की टीम उन्होंने अलग अलग की हुई है। बहुत से ऐसे, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, उनकी टेस्ट टीम बिल्कुल अलग होती है, उनकी वनडे की टीम अलग है, T20 की टीम अलग है, तो वो तो बड़ा पेपर वर्क करके चलते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे यही लड़के तीनों क्रिकेट खेलना है जी, यही वनडे भी खेलना है, यही T20 खेलना है, यही टेस्ट क्रिकेट खेलना है, इसमें से 1-2 इधर उधर हो जाते हैं। तो हमें भी अपनी T20 की, वनडे की और टेस्ट टीम को अलग अलग, ऐसा नहीं कि पूरी टीम अलग हो, उसमें से मतलब 2-3 लड़कों को आप उसको फिगर आउट करें कि भाई ये लड़का जो है ये T20 खेलेगा, ये वनडे खेलेगा, ये टेस्ट क्रिकेट खेलेगा। तो हम लोग वो नहीं करते, हम तो PSL से पूरी क्रिकेट चलाते हैं, टेस्ट की टीम भी उसी से बना लेते हैं, वनडे की टीम भी उससे बना लेते हैं। T20 वनडे तो अब बहुत ही कम होता है, वनडे क्रिकेट बहुत कम हो गई है, T20 या टेस्ट क्रिकेट हो रही है। अच्छा, नहीं, ये बताइएगा अब क्या लगता है आपको, इतनी बुरी शिकस्त खाकर जब हमारे ये शिकस्त खुर्दा खिलाड़ी जब पाकिस्तान पहुंचेंगे, आपको लगता है ये जो गलतियां हमसे हुई हैं कहीं ना कहीं कुछ इनसे लर्निंग, कोई लेसन हमें मिलेगा, कुछ सीखेंगे? क्योंकि आगे भी बहुत सी सीरीज़ हमारी मुंतज़िर हैं। क्या लगता है आपको, कोई ना कोई हमारे लिए इसमें सबक होगा? सीखना तो हमें बहुत कुछ चाहिए, लेकिन हम आने के बाद फिर वो स्टेटमेंट दे देंगे कि हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी करेंगे। तो अब अगला वर्ल्ड कप तो फिर 4 साल बाद होगा, फिर उसकी तैयारी में लग जाएंगे। चेंजेस तो ये होनी चाहिए ना कि आपको हर एक प्रॉपर, आपका अच्छा कोच होना चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए। एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ग्रास रूट पे आप काम ही नहीं कर रहे हैं ना। हम श्रीलंका को देखिए ना, उन्होंने पूरा बोर्ड ही अपना उड़ा दिया है। श्रीलंका तो पाकिस्तान की तरह ही है, वो भी जैसे ही वो हारते हैं वो पूरा बोर्ड उड़ा देते हैं। सर, फिर भी थोड़ा बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में तो आपको पता है कि हर जगह पे हमारी सियासत है, हमारा जो चेयरमैन PCB है वो भी सियासत के थ्रू ही आते हैं, फेवरेटिज्म। तो फिर कैसे हम मेरिट की तवक्को कर सकते हैं सर, जब मेरिट ना हो और फेवरेटिज्म हो? तो पाकिस्तान तो फिर मेरे भाई, क्रिकेट पाकिस्तान पिछले 75 साल से इसी तरह चल रहा है, इसी तरह चलता रहेगा। मेरे हिसाब से तो जो भी एक प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपनी मर्जी का क्रिकेट बोर्ड के लिए। अच्छा, लास्टली बताइए कि आगे फिर हम तो नहीं जा रहे सेमीफाइनल में, आप फाइनल होता किसको देख रहे हैं? फाइनल होता हुआ तो मैं इंडिया तो मेरे हिसाब से
लग तो ऐसे ही रहा है, अगर न्यूजीलैंड उनको बहुत अच्छा टाइम दे दे, टफ टाइम देगी। और न्यूजीलैंड हमेशा इंडिया को टफ टाइम देती है। पहली दफा न्यूजीलैंड बहुत आराम से हार गई थी इंडिया से, वरना न्यूजीलैंड हमेशा से इंडिया को टफ टाइम देती है। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल लगता है मुझे। बाकी साउथ अफ्रीका का नहीं, साउथ अफ्रीका इतने शानदार नहीं, बैट्समैन अभी हैं जिस उनमें। तरह ऑस्ट्रेलिया ने कम बैक किया है ना, मैक्सवेल और उनके काफी लड़के जो है, अभी स्टीव स्मिथ भी बाहर बैठा हुआ, पिछला मैच भी नहीं खेला, लबुशैन, उनकी टीम थोड़ी रिदम में आ गई है। जब ऑस्ट्रेलिया रिदम में आ जाती है तो फिर मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। चलें सर, अब हमारी बला से ऑस्ट्रेलिया जाए, इंडिया जाए, न्यूजीलैंड जाए, हम तो घर आ रहे हैं ना। हमें 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 अपनी परवाह करनी है, बाकी तो जो मर्जी वर्ल्ड कप जीते हमें उससे क्या। बहुत शुक्रिया नईमुल हक आपका, आपने इस हवाले से बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। व्यूअर्स, हम ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद बात हम करेंगे कि स्मोक की सूरत हाल, जैसे कि हमने पहले बताया कि बहुत बुरे हालात है पंजाब के अंदर। तो आज अगर बारिश ना होती तो सेम उसी तरह ये था कि हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कभी हम टॉप पर होते हैं, कभी न्यू दिल्ली टॉप पर होता है, लेकिन कभी कह दिया जाता है कि ये जो एयर पोल्यूशन है ये फसलों की बाकियात जलाने से होता है, या फिर जो भट्टे हैं उनसे जो धुआं निकलता है उनकी वजह से होता है। जो सड़कों पर गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं जो कि जिनका मेंटेनेंस सर्टिफिकेट नहीं होता, जो कि धुआं छोड़ रही होती हैं, उनकी वजह से भी एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका ख़राब होता है। फिर ऑन दी अदर हैंड इसको ठीक बेहतर बनाने के लिए कुछ किया भी नहीं जाता, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए नहीं जाते हैं। अच्छा, हम दोनों नेबर्स कंट्रीज हैं ना, तो दोनों के चैलेंजेस भी, मसाइल भी तकरीबन एक जैसे हैं। जिस तरह स्मोक की सूरत हाल से हम लोग यहाँ पर निबर्द आज़मा है, नई दिल्ली भी इसी तरह की सूरत हाल से दो चार है। सुनील के हिमाचली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सुनील, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सुनील, बताइएगा नई दिल्ली में स्मोक को इस पर ओवरकम करने के लिए क्या इकदाम, क्या मेजर्स लिए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है इसकी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने भी अभी बीच में कहा कि नेबर स्टेट हैं, पड़ोसी हैं, और पड़ोसी में अगर एक हालात एक जैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग कहीं उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। और कई बार ये नेचुरल कंडीशन है, और पिछले लगभग एक दशक से आप लोग देख ही रहे होंगे कि दोनों ही मुल्कों में स्थितियां जो हैं वो एक जैसी रहती हैं। दिल्ली में जो अब स्थिति है तो आपको पता है कि एक तो देश की राजधानी है, और दूसरी तरफ जो स्मोग है वो सुबह के टाइम पे लोगों को काफी दिक्कत परेशानी, यानी कि दम घोटू हवा जिसे कह सकते हैं, लोगों को जो अस्थमा या और भी कई फेफड़े से जुड़े जो रोग हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में जो लोगों को एक तो सचेत किया जा रहा है, मास्क लोगों को पहनने के लिए प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो अब ये वेदर चेंज जो है और उसके साथ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी लगातार जो है वो चीजें देखने को मिल रही हैं। लेकिन सरकार की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर लोगों को सही तरीके से स्वस्थ रखा जाए, क्योंकि वैसे ही हाल आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा, जहां पर पंजाब के लाहौर, गुजरावाला और हाफिजादा में भी अब कई जगह छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तो ऐसे में ही दिल्ली के साथ जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनमें भी छुट्टियों का जो है जो ऐलान कर दिया गया है। और इसके साथ ही जो काफी जगह पर जिम और पार्क और ऑफिसेज में भी लोगों को इस बात को लेकर एहतियातन जो है अलर्ट किया जा रहा है। और जो वीकेंड हमारे होते हैं शनिवार और एतवार, तो उसमें भी जो क्लिनिक हैं उनको खुले रखने की जो बात कही जा रही है, स्मार्ट लॉकडाउन की तरह अब जैसे कोरोना के टाइम पर होता था सुनील, उसी तरह से अब इससे भी बचने के लिए लोगों को, क्योंकि जाहिर है जो अवाम है उसको तो पहले सेफ रखना हुकूमतों की जिम्मेदारी है दोनों जाने, बट यहाँ पर तो ये बताया जाता है कि फसलों की बाकियात जो जलाई जाती हैं उधर से धुआं, इंडिया की तरफ से धुआं इस तरफ आता है, क्योंकि हवा जो है वो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ चलना शुरू हो जाती है, तो वो अपने साथ धुआं ले आती है। तो वहाँ पर मीडिया क्या वजह बताता है या गवर्नमेंट क्या वजह बताती है कि क्यों इतनी ज़्यादा स्मोग है?
देखिए, सीधी सी बात कहूंगा, क्योंकि अगर आपका जो सवाल है और हवाएं कहाँ से कहाँ को चलती हैं, तो ये तो आज से है नहीं। मुझे लगता है कि हम लोग या हमारे जब पूर्वज भी नहीं होंगे और जब ये सृष्टि बनी थी तब से ये सारी चीजें ऐसी ही हैं। तो इसमें से एक मुल्क के अलावा दूसरे मुल्क को ब्लेम गेम तो हम लोग को करना नहीं चाहिए। दे आर टोटली नेचुरल। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आज सुबह की अगर बात की जाए, आपने भी अपने सवाल के मेरे से सवाल लेने से पहले जो पहला सवाल आपने पूछा था उससे पहले आपने कहा था कि बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा शांति जो मिली है, लेकिन हवाओं के चलने से जो विक्षोभ की स्थिति पैदा होती है या कई बार ऐसी स्थिति गंभीर हो जाती है कि हवाएं तेज चलती हैं, तो इसमें एक दूसरे को तो दोषी ठहराया नहीं जा सकता। लेकिन हवा में जो मुख्य तौर पर जितने भी गैसेस हैं जिसमें कई हम लोग ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी आवाम के लोग हैं अपने जो भी फायदे होते हैं, जो भी जरूरतें होते हैं जिसके लिए कंपनियां का इस्तेमाल करते हैं और कंपनियों के बीच जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, तो वो चीजें जब निकलती हैं और हवा में घुलती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए भी जानलेवा है। और इसलिए आपके मुल्क की भी सरकारें कोशिश कर रही होंगी, हमारे मुल्क की भी सरकारें कोशिश कर रही हैं, और उम्मीद उससे यही की जा सकती है कि इंशाल्लाह आने वाले कुछ वक्त में ये जो धमघोटू हवाएं बनती जा रही हैं इनसे कुछ ना कुछ ये बताइएगा आपकी गवर्नमेंट किस तरह से इसको फेस कर रही है, कैसे मीट करेगी इन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए? हमारे यहाँ तो कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, मेजर्स लिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट किस तरह के इकदाम कर रही है स्मोक के लिए? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको दिशा निर्देश इसमें दिए हुए हैं, और उसके साथ जो स्टेट गवर्नमेंट हैं उन्होंने डीसी या डीसी ने अपने अंडर जितने भी उनके पास उच्चाधिकारी आते हैं उन सभी को जो निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ पर आपने अपने मुल्क में भी देखा होगा और यहाँ पर भी स्थिति है कि जब भी दिवाली के आसपास का या त्योहारों का सीजन जब चलता है या नवंबर दिसंबर से लेकर जनवरी तक, तो दोनों ही मुल्कों में जो खास तौर पर पराली का इशू काफी गरमाया जाता है कि धान की फसल से जो अवशेष बच जाते हैं उनको किसान ना जलाएं। तो ऐसे में भी जो स्थितियां वो गंभीर हो जाती हैं, लेकिन सरकारें अपनी तरफ से कोशिशें कर रही हैं। जो जितने भी टेक्निकली एक्सपर्ट हैं उनकी भी मदद की ली जा रही है ताकि इनका सही तरीके से इस समस्या से निजात पाई जाए, क्योंकि ये एक वक्त के लिए तो है नहीं। जैसे अब बीच में मोहतरमा ने जिक्र किया था कोरोना का या लॉकडाउन का, तो वो चीजें उसके लिए कोशिश की गई और खत्म की गई, लेकिन मुख्य बात यहाँ पर यह है कि पिछले कई सालों से ये समस्या तस की मस नहीं हुई है, वैसे की वैसी बनी हुई है। तो इसके लिए सरकारें कोशिशें कर रही हैं। उसके अलावा सुनील हमारे साथ ही रहिएगा, जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। डॉक्टर इजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। हमारे जो साथी सहाफ़ी हैं वो हमें इंडिया से भी अपडेट कर रहे हैं कि वहाँ पर भी सूरत हाल इस वक्त बहुत ख़राब है। आप एनवायरमेंटल एक्सपर्ट क्या समझते हैं, बुनियादी वजह क्या है, कसूरवार कौन है इतनी स्मॉग की? और ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, सिर्फ 3-4 साल पुरानी बात है। देखिए, कसूरवार तो जाहिर है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। जो बेसिक जो इसमें प्रॉब्लम है 2-3 फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो है जो अभी रिसेंट स्टडीज़ हुई हैं वो ये है ये जो स्टबल की बर्निंग है, जो क्रॉप्स की बर्निंग है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है, जो एमिशंस हैं वो उनका काफ़ी बड़ा रोल है। आज से चंद साल पहले तक 40-45% जो एमिशन थी वो कंट्रीब्यूट कर रही थी एयर पोल्यूशन में लाहौर के हवाले से, जिसका परसेंटेज अब काफ़ी बढ़ गया है। इसके बाद अगर हम वैसे जनरली देखें, जो ओपन बर्निंग होती है वेस्ट की, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, गो के जो भट्टे हैं, ब्रिक किल्न्स जो हैं, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजी जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है वो भी यूज़ हो रही है और इन्फोर्स हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि इन्फोर्स हो रही हैं, टाइम कितना इस पर काबू पाने के लिए लग सकता है? क्योंकि जितने बड़े मैसिव लेवल पे हम स्मोक देख रहे हैं, ये तो पिछले साल से भी मेरे ख्याल 2 टाइम ज़्यादा है, तो कब तक हम इससे निकल पाएंगे बाहर? देखें,
ये आई थिंक इसमें जो है टाइम तो लगेगा। उसकी वजह ये है कि जो भी हमारी जो पोल्यूशन के जो ख़ास तौर पर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है, अभी ट्रांसपोर्ट सेक्टर थ्रू आउट द ईयर जो है ये इसी सिचुएशन, ये एमिशंस जो हैं वो चल रही होती हैं, लेकिन चूँकि सर्दियों में टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कंडेंसेशन होती है और वो नीचे आ जाते हैं सारे ये जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं। जी। फिर जो इसमें आई थिंक जो हमारे इर्द गिर्द जैसे इंडिया है, पाकिस्तान में, पंजाब में, जो ये वो सीज़न होता है जिस वक्त क्रॉप की हार्वेस्टिंग जो है ख़ास तौर पर राइस की। अच्छा, वीट की हार्वेस्टिंग के दौरान में चूँकि विंड की डायरेक्शन और होती है, विंड चल रही होती है, तो इसलिए वो महसूस नहीं होता, डिस्पर्शन हो जाती है। लेकिन इस दौरान में जो है वो काफ़ी स्टैटिक होती है, विंड की जो डायरेक्शन है वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होती। तो उस वजह से ये जो कंडेंसेशन होती रहती है जिसकी वजह से जो हैवी जो भी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब, ये जो आप विंड डायरेक्शन की बात कर रहे थे, ये तो शुरू से इसी तरह से चल रही होगी ना? और फिर जो फसलों की बाकियात हैं, ये आज से 4 साल पहले अगर पीछे जाए तो क्या तब जलाई नहीं जाती थी? क्योंकि ये एकदम से मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं जब स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी तो मुझे सुबह सुबह उठ के स्मॉग का सामना करना पड़ता था। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है। असल में जब से मैकेनाइजेशन शुरू हुई है ना, क्रॉप्स की मशीनें आ गई हैं। पहले हार्वेस्ट जो होता था वो खुद करते थे, ज़िम्मेदार खुद करते थे, और वो जो है वो नीचे तक जाता था, वो जो दराती जिसको कहते हैं वो इसका इस्तेमाल होता था और वो बेस तक काटते थे। अब क्या हो गया कि मशीन है जिसकी वजह से जो मेनली वो उसका जो फोकस होता है वो जो हार्वेस्ट करता है, वो ऊपर जो सिट्टा होता है वो ज़्यादातर वही हार्वेस्ट होती है, और जिसके बाद जो है वो काफ़ी तकरीबन 1 से 1.5 फुट का जो स्टबल है वो वहीं पे जो है क्रॉप का वो वहीं पे रहता है। अब उसको रिमूव करने के लिए जो सबसे आसान ऑप्शन है वो ये है कि उसको जला दिया जाए। तो वो एक तो ये है कि ज़ाहिर है वो न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है क्रॉप के लिए, वो बेनिफिशियल है, लेकिन जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है और ये जो हैज़र्डस जो सिचुएशन है वो क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से अच्छा, आप पहले जो बात कर रहे थे कि इसका जो सोल्यूशन जो है आई थिंक कि 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि अगर हम अपना ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म है उसको ये देखें तो कैटालिटिक कन्वर्टर यूज़ नहीं होते। हमारे रिक्शा, हमारे चिंजी, हमारे मोटरसाइकिल, हमारे जो डीजल ऑपरेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो सारी की सारी जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा। तो जब तक उसको दुरुस्त नहीं किया जाएगा ये फैक्टर कम नहीं होगा। तो फिर हमारा ऑयल है, जो ऑयल इस्तेमाल होता है, जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है, उसकी जो क्वालिटी है उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी काफ़ी कंसर्न हैं उस हवाले से। हम हाई ऑक्टेन तो फिर डलवाने से रहे, वो तो वैसे ही नॉर्मल पेट्रोल से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। सुनील, आपकी तरफ मैं आती हूँ। जैसे हमारे जो एक्सपर्ट थे हमें बता रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर ऑन दी अदर हैंड काबू पाया जा सकता है। फसलों की बाकियात जलाने के अलावा बहुत से और इश्यूज़ भी होते हैं। तो आपके वहाँ पर इंडिया के अंदर गवर्नमेंट लेवल पर या प्राइवेट सेक्टर पर ऐसे क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ताकि हमारी भी कुछ रहनुमाई हो? देखिए मोहतरमा, अगर मैं आपको सीधे तौर पे बता दूं तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 सालों से इस पे काम किया जा रहा है। इसके लिए जो मशीनें बनाई गई हैं उसके लिए जो किसानों को छूट भी दी जा रही है, अगर मैं पराली की ही बात करूं। लेकिन बीच में आपके साथ जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने एक बीच में बात कही थी कि जी सुनील, देयर इज सम डिस्टॉर्शन, उनसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ भी वापस आती हूँ। अभी जो बारिश आज हुई है, बारिश के बाद आपको क्या लगता है कि किस हद तक जो एनवायरनमेंट में स्मॉग है उसकी शिद्दत में कमी आ गई होगी? जी, बारिश जो है देखें, 2 चीज़ें बहुत अहम हैं, एक बारिश और एक हवा। अगर हवा चलती रहे तो उससे डिस्पर्शन होती है, तो उसकी जो डाइल्यूशन है वो कम हो जाएगी। दूसरा है बारिश से ये है कि जो पार्टिकल्स हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, वो ज़मीन पे आ जाते हैं और उसकी वजह से जो अगले कम से कम 3-4 दिन है वो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वो अच्छे गुजरेंगे बगैर किसी फॉग के, स्मॉग के। फॉग होगी, स्मॉग नहीं होगी। फॉग तो मीठी सी खुशबू आती है उसकी। जी बिल्कुल। फॉग तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी होती है वो तो। अच्छा, लेकिन सर इस सारे फैक्टर में हम एक चीज़ को बड़ा निगलेक्ट कर रहे हैं
वो ये है कि फसलें तो पहले भी जलती थी, पहले भी चीज़ें होती थी। जब से ये हाउसिंग सोसाइटीज़ को बनाने के लिए हमने दरख्तों को काटा है, हमने अपने एग्रीकल्चर लैंड को बैरन लैंड में बदला है, तो सर आप नहीं समझते कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है? रेजिडेंशियल एरिया से निकलकर गांव देहातों में ग्रीन फील्ड्स पर जाके हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाना शुरू कर दी हैं और उन सब के नताइज अब हम भुगत रहे हैं। जी, बहुत अहम पॉइंट आपने, और मैं इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहता था कि जो हमारा अर्बन प्लानिंग का जो फुकदान है वो भी इसमें बहुत बड़ी, तो इस जो है कंट्रीब्यूशन उसकी है। आज अब अगर देखें, लाहौर की बात करें, लाहौर तकरीबन शेखुपुरा तक फैल गया है एक तरफ, दूसरी तरफ भाई फेरू तक चले गया है, तीसरी तरफ जो है वो कसूर के नज़दीक जो है वो चले गया है। तो हर तरफ से जो आज से चंद साल पहले तक ठोकर न्याज बेग पे पहले बाग होते थे, आज से मैं 25-30 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो अब जो है ठोकर न्याज बेग शहर का सेंटर बनता जा रहा है। वहाँ पे इतनी हाउसिंग सोसाइटी, अरे डिफेंस जहाँ पर थी वहाँ पर सारे खेत और पैलियाँ होती थी, ये तो अभी जाकर ये सब कुछ बना है। अब बाग, आमों के बाग, आड़ू के बाग जहाँ पर होते थे अंदरून इलाकों में, वहाँ पर अब रेजिडेंशियल एरिया बन चुका है। अर्बन प्लानिंग का फुकदान है, और वो जो ये इजाज़त हम दे देते हैं सोसाइटीज़ को डेवलप करने की, उसमें इस चीज़ इन्वायरमेंट जो है वो सबसे आखिरी पॉइंट होता है, और उसके ऊपर भी कोई किसी किस्म की जो है वो, और अल्हम्दुलिल्लाह हम पैसे लेकर तो एनओसी ऐसे जारी कर देते हैं जैसे सवाब का काम है। जाहिर है रिश्वत सदानी का बाजार गर्म है यहाँ पर। डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ें ठीक होने वाली हैं। जी सर, आवे बिगड़ा हुआ है, बहुत कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन असल चैलेंज ये है कि हमारी हुकूमतों को इस पर संजीदा होकर बात करनी चाहिए है। सुनील हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, आपको नहीं लगता कि इस मामले पर, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे फ्यूचर से है, बल्कि हमारी मौजूदा जो नई नस्ल है उससे है, दोनों हुकूमतों को, दोनों मुल्कों को काउंटर प्रोडक्टिव मेजर्स लेने होंगे, तभी जाके हम इससे चैलेंज को फेस कर सकते हैं, इससे निकल सकते हैं बाहर? जी बिल्कुल। और इसके लिए जो आप जैसे जिन्होंने ये मसला उठाया है, अगर ऐसे ही लोग दोनों तरफ होंगे, क्योंकि दोनों ही स्टेट्स में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस समस्या का हल चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब खरीफ की फसल के फौरन बाद किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है राबी की फसल बोने के लिए तैयार होना पड़ता है उनको। और ऐसे में जो स्थितियां हैं वो अकेला किसानों के सर दोष नहीं दिया जा सकता, या फिर अन्य किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए हम लोगों को खुद जो है वो रास्ते निकालने होंगे, खुद सरकारों को इसके बारे में सोचना होगा कि अगर उनके पास कोई आवाम या ओपन पोर्टल उनको खोलना चाहिए, ताकि अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो उसको वो सीधा सरकार से शेयर कर सके, क्योंकि इंडिया में तो ये चीज है और उस पे काम भी होता है। और जितने भी जो हमारे पीएमओ हैं या जो भी ऐसे पोर्टल बने हुए हैं जहां पर ऐसे थॉट्स शेयर किए जाते हैं, तो वहां पर उन चीजों पर फिर अमल किया जाता है। जो किसी को अच्छे लगते हैं तो उपाय या सुझाव जो भी दिए जाते हैं उन पर गौर भी किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि इस पे किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है कि सीजन चल रहा है, तो ऐसे में इस फसल की बुआई के बाद अब किसानों के सर, क्योंकि मसलन सबसे बड़ा यही होता है कि किसानों के सर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है, लेकिन एक ही चीज नहीं होती, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारी हवा में इस वक्त इस मौसम में नमी होती है, तो उसके लिए कई और कारण भी है। उसके लिए हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उसके लिए हमारी जो फैक्ट्रीज है, उसके लिए और भी कई उद्योग है जो बिल्कुल सुनील, आपने सही कहा है। ये वो तमाम इश्यूज हैं जिस पर हम सबको फेस करना होगा, जिस पे हम सबको काम करना होगा, इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव एफर्ट भी हमें करनी होगी, तभी जाके हमारी इन चीज़ों से जान छूटेगी। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी हम एक खूबसूरत सा पैकेज आपको दिखाने जा रहे हैं जिसमें हम मुख्तलिफ जो, क्योंकि पाकिस्तान की सकाफत है मल्टी कल्चरल है, आप जिस एरिया में भी जाए ना आपको वहाँ का एक अलग सकाफत, एक अलग रंग नज़र आएगा। बल्कि मैं डाइवर्सिटी मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि आप एक एरिया से उठ के दूसरे एरिया में जाते हैं ना, अगर आप गुलबर्ग से उठ के जाएंगे तो वहाँ पर लोगों का ट्रेंड, वहाँ पर रहने का तरीका, अंदाज, खाने का तरीका वो अलग है। अगर आप अंदरून की तरफ आ जाते हैं, अंदरून लाहौर पे, वहाँ पे लोगों का रहना सहना,
खाना अच्छा, पीना इससे तक निकलकर अगर हम बड़े different। कैनवस पे देखें, हाँ। केपीके का एक अपना कल्चर, उनकी अपनी नॉर्म्स, Exactly। उनकी अपनी रवायात कपड़े है, उनके उनके कपड़े कपड़े अलग फिर है। सिंध में देखिए, सिंधी अजरक, सिंध की ज़बान इतनी मीठी, तो ये पूरे एक खूबसूरत गुलदस्ता पाकिस्तान में हमें इन कल्चर्स का मिलता है। इस्लामाबाद में भी इस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त एक कल्चरल इवेंट हुआ है और पाकिस्तान के जितने भी सकाफती रंग हैं उनको नुमाया करके दिखाया गया है। शराज अहमद शराजी की रिपोर्ट देखिए जी। लोक विरसा में सजा है सकाफती मेला, जहां चारों सूबों समेत अजमेर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती रंग 400 बिखरे पड़े हैं। आइए आपको मिनी पाकिस्तान की सैर कराते हैं। मेले में रंगों ने समा बांध दिया। लोगों का रश इस बात का अमली सबूत है कि सबको अपनी सकाफत से बेपनाह मोहब्बत है, तभी तो हर कोई अपनी सकाफती रंग में रंगता नजर आया। कैमरामैन माजिद अली और हसनैन क़य्यूम के साथ शिराज अहमद शराजी, PNN इस्लामाबाद। तो जनाब, ये थे हमारे खूबसूरत सकाफती कल्चर के रंग। पाकिस्तान की खूबसूरती की जो एक सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही है
कि यहाँ पे ये गुलदस्ता है मुख्तलिफ़ कौमियतों का, मुख्तलिफ़ कल्चर्स का, डाइवर्सिटी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वेदर्स की बात करें, वेदर्स में भी डाइवर्सिटी है। हमें यहाँ पे सर्दी भी देखने को मिलती है, गर्मी भी है, फिर स्प्रिंग भी हम देखते हैं, और उसके अलावा फिर ख़िज़ां का मौसम, उससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो पाकिस्तान की जो पूरी कंपोजिशन है हर लिहाज से अल्लाह ताला ने ना बड़ी आइडियल किस्म की बनाई है। बिल्कुल, और हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ कराची की बात करें तो कराची में जनाब वैसे तो आए रोज़ हम न्यूज़ देखते हैं कि कभी क्राइम की इतनी ज़्यादा वारदातों में इजाफा देखने में आता है, उसके अलावा सड़कों के मसाइल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं। यानी कि अगर कराची को कराची की जगह अगर मसाइलिस्तान कहा जाए तो ये गलत नहीं लेकिन होगा। अब ये पुरानी बातें लेकिन अब ये पुरानी बात है, अब पुरानी बात है या नई बात है, लेकिन जो कराची पुलिस है ना वो बिल्कुल एक अलग ही रुख पेश कर रही है। जी, कराची पुलिस ये कह रही है कि पिछले 24 घंटों के अंदर कराची हो चुका है क्राइम फ्री। और क्राइम फ्री का मतलब ये है कि जो रोड्स पर अक्सर जो स्नैचिंग के, कभी पर्स स्नैचिंग, कभी कोई चोरी की वारदात हो रही है, स्ट्रीट क्राइम्स जितने भी थे ना वो कोई भी रिपोर्ट नहीं हुए। तो फिर उनकी जानिब से बड़ा एक जो है वो स्टेटमेंट दिया गया है। वैसे ये बात अकल में आती नहीं है, समझ में नहीं आती है कि कराची के अंदर 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा छोड़े 1 घंटे के अंदर भी अगर ये कराची पुलिस कहे कि कोई भी जुर्म नहीं हुआ है या कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं हुई है तो बिल्कुल एक समझ से बालातर है। क्या है, कराची भी वही है, पुलिस भी वही है, तो फिर ऐसा नया हुआ क्या है कि 24 घंटों में एक भी रिपोर्ट नहीं हुआ क्राइम। सितंबर का डेटा जो है वो रिपोर्ट में हमारे सामने है। अच्छा, ये CPLC ने खुद जो है वो सितंबर का डेटा जारी किया और उन्होंने कहा है कि जो मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हैं वो हुई हैं जी 4,669, जबकि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है वो फ़ोन छीनने में जो कामयाब हुए हैं, जो रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ, वो है जी 2,464। और असले के ज़ोर पर जो मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं वो 730 हैं और 192 गाड़ियाँ चोरी की गई हैं। इसके अलावा जो 15 कीमती गाड़ियाँ, एक्सपेंसिव कार्स हैं, वो रिपोर्ट हुई हैं। ये सितंबर का डाटा है। अब आप देखिए कि ये डाटा सिर्फ 1 महीना पहले का है, उसके बाद अब नवंबर है, अक्टूबर के बाद नवंबर आया है, तो उसके नवंबर में कराची क्राइम फ्री हो गया है। स्ट्रीट क्राइम्स कोई भी रिपोर्ट नहीं हो रहे, जहाँ पर कैटेगरी थाउजेंड्स में थी, अब वो ये बिल्कुल कराची जो है वो स्ट्रीट क्राइम से बिल्कुल पाक हो। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, हमें तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है। फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फवाद साहब, हमारी तो अकल से और फहम से बालातर है ये चीज़, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि 24 घंटे के अंदर कराची में एक भी क्राइम नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू कराची पुलिस। आपके पास क्या इत्तलात है? आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है कराची के हालात पर। यकीन कर लिया जाए, अगर आप कहते हैं तो फिर हम यकीन कर लेंगे। एक तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, लेकिन इतना दावा भी काफ़ी है कि कोई ये कहे कि मेरे इलाके से क्राइम ख़त्म हो गया है और उस दावे के ऊपर फिर हम डिस्कशन करें। कम से कम एक स्टेप तो हम आगे बढ़े ना, क्योंकि हम तो ये डिस्कशन करते थे कि क्राइम की वारदात, स्ट्रीट क्राइम की वारदात और बाकी जो जुर्म है वो इस कदर बढ़ गए हैं कि उसका फिगर जो है वो समझ में नहीं आ रहा, या बेकाबू एक जिन हो चुका है जिसको बोतल में दोबारा बंद करना है। ये भी मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव स्टेप है कि आज कम से कम हम ये तो डिस्कस कर रहे हैं कि जी ये रिपोर्ट ठीक है या गलत है। जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो किसी चीज के पीछे हकीकत है। सबसे पहले तो ये नाश्ते का टाइम, और नाश्ते में जो है वो आप लोगों ने सुना होगा एक हाफ फ्राई एक चीज है। मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि वो हाफ फ्राई बुनियादी तौर पर है क्या, और हाफ फ्राई से मेरी इस जुर्म के साथ जो मुंसलिक करके गुफ्तगू है उसका सबब क्या है। बुनियादी तौर पर देखें, कराची पुलिस चीफ ने गुज़िश्ता रात भी, खादिम रिंद साहब हैं, उन्होंने बहुत सारे सहाफ़ियों से बात की, इंडिविजुअल भी बात की है, ऑन कैमरा भी बात की है। कराची पुलिस तो इसको जो है वो अफगानियों के खिलाफ जो एक ऑपरेशन है या गैर कानूनी जो यहाँ पे तारिकीन वतन जबरदस्ती यहाँ पर अरसे से रह रहे थे उनके खिलाफ जो ऑपरेशन है उससे मुंसलिक करती है। और ये हकीकत भी है। मैं आपको बताऊं कि अगर कराची से कोई आईफोन छिनता था तो उसका जो फाइंड मी का एक ऑप्शन होता है, आप अगर यूज करते हो तो आपको पता हो, या नाजरीन में से जो भी यूज करता हो, फाइंड मी का या फाइंड माई का एक ऑप्शन होता है। वो ऑप्शन खुला हुआ होता है फोन के अंदर जाहिर है, और छिनने के बाद जब 2 रोज बाद 3 रोज बाद उसमें जलालाबाद और काबुल की जो है वो लोकेशन आएगी तो उससे फिर हम क्या मतलब लेंगे, किसने छीना था और कहाँ पहुंच गया है वो। जाहिर है कि लिंकेजेस आपस के अंदर होते हैं। वो किसी और इलाके के अंदर, सांगड़ में, खिपरों के अंदर या सखर में, या जो है वो जनूबी पंजाब में या केपी के किसी इलाके में नहीं मिलता था। वो उसकी लोकेशन आती थी जलालाबाद में, उसकी लोकेशन आती थी काबुल के अंदर, इसी तरीके से अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर।
और उस ऑपरेशन के साथ साथ अगर हम देखें तो मुख्तलिफ गैंग्स थे जो अफगानियों के ऊपर मुश्तमिल थे। सोराब गोट के आसपास उनकी रिहाइश थी, वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वारदात करते थे, छुपते थे और उसके बाद रिप्लेस हो जाया करते थे मुख्तलिफ इलाकों से। तो ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि कराची के अंदर जो एक ऑपरेशन है गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। लेकिन बुनियादी तौर पर एक इम्पैक्ट और भी है। तो वो इम्पैक्ट ये है कि इस वक्त पुलिस जो है वो गैर सियासी तौर के ऊपर अमल कर रही है। कराची के आईजी, सिंध के आईजी से लेके कराची पुलिस चीफ तक तमाम की तमाम तकर्रियां जो है वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात के बाद मुख्तलिफ इलाकों से हुई हैं और इसे ही पीपल्स पार्टी बाज़ दफा लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम देती है। पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जब तस्करा करती है तो उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो कहते हैं कि जिस सिंध के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी आई है वो हमारी मर्जी के बगैर आई है। तो ये तो नहीं हो सकता कि नीचे एक डिप्टी कमिश्नर। लेकिन फवाद साहब एक दफा देखा जाए उनका कई हद तक बेचारों का ये शिकवा जस्टिफाई भी लगता है, क्योंकि आप देखें एमक्यूएम और जेयूआई का इत्तेहाद होता हमें नजर आया, फिर पीएमएलएन और एमक्यूएम का आया, तो पीपल्स पार्टी तो बड़ी तवक्को कर रही थी कि उनको तो शायद मरकज में हिस्सा मिलेगा, अब तो अपना घर भी उनका जाता नजर आ रहा है। तो यहाँ तक तो आपको लगता नहीं कि थोड़ा जस्टिफाई है उनका शिकवा? देखिए, अगर इत्तेहाद की बात आप करेंगे और उस इत्तेहाद के बाद उसका इंतखाबी मैदान के अंदर जो समर है उसकी बात अगर करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि इस इत्तेहाद के नतीजे में पीपल्स पार्टी सिंध से जो है वो बाहर हो जाएगी। इससे पहले भी जीडीए और एसडीए के नाम से इत्तेहाद बनते रहे, इससे पहले भी जेयूआई मुख्तलिफ, आपको याद है कि जेयूआई के जो खालिद महमूद सुमरो साहब के फर्जंद राशिद महमूद सुमरो साहब वो लाड़काना से बिलावल भुट्टो साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ते और बहुत नेक टू नेक कॉम्पिटिशन था। बिलावल साहब लियारी की सीट शकूर शाद से हार गए थे पीटीआई के कैंडिडेट से, और लाड़काना की सीट के ऊपर नेक टू नेक था और पीपल्स पार्टी जो है वो लाड़काना की सूबाई सीट, अब्बासी साहब, एक मौजम अब्बासी साहब थे, उनका इंतखाबी निशान मुझे याद है क्योंकि मैंने कवरेज की थी जाके लाड़काना, उनका इंतखाबी निशान गालबन बोतल था या जो है वो शायद गिलास था। मौजम अब्बासी साहब ने पीपल्स पार्टी के सूबाई कैंडिडेट को लाड़काना से हरा दिया था, उस सीट के नीचे से हरा दिया था कि जिसके ऊपर बिलावल साहब जो है वो खड़े हुए थे। लेकिन इसका मतलब कतन ये नहीं था कि पीपल्स पार्टी पूरे सूबे से आउट हो गई थी। इंतखाबात की जब आप बात करेंगे तो एक मुख्तलिफ सिनेरियो में ये सारी सियासी जमातें आपस में इत्तेहाद करती हैं, ये माजी में भी करती रही हैं और इस इत्तेहाद का सिंध के अंदर कोई बहुत बड़ा असर नजर नहीं आया। अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो है उसको वो सिर्फ एक प्रेशर ग्रुप की तरह होता है, जैसे एमक्यूएम से एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम लिया जाता है। पीपल्स पार्टी तो पिछले 3 दहाइयों से कर ही नहीं है ना, 15 साल मुकम्मल हो गए हैं, अभी भी अगर यही रहा तो पुरानी तनख्वाह पर तो पीपल्स पार्टी काम करेगी। बट फवाद, अभी जो बैक टू द स्टोरी तरफ आ जाए ना जरा फिजा, अगर तो वो मैं आपको बता दूं कि वो है क्या बुनियादी तौर पे, किस तरफ, क्या हाफ फ्राइड। मैं आपने नाश्ते की बात कर दी है, मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। ब्रेकफास्ट का टाइम है, अभी हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो आपको ब्रेकफास्ट का नाम ही नहीं लेना चाहिए था। बुनियादी तौर पे जब हम क्राइम की बात करते हैं ना तो कराची पुलिस, मैंने आपको बताया कि एक तो सियासी असर रसूख से कुछ अरसे के लिए पाक है। आपने देखा कि हुंडी हवाले के हवाले से जो कार्रवाई हुई उसमें जाहिर है कि एफआईए का बड़ा किरदार था, लेकिन पुलिस की भी इंटेलिजेंस थी, पुलिस की भी कार्रवाइयां थी। इस तरीके से जो है वो टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई, बिल्डर्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई, उस तमाम चीज में कहीं ना कहीं पुलिस भी थी। तो बुनियादी तौर पर ये हुआ है कि कराची पुलिस के पास अपने सारे सिस्टम बंद होने के बाद, सिस्टम थे ना, आपको पता है ना सिंध के अंदर सिस्टम चलते हैं, उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पूरा पैकेज लिया जाता है कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, इस बिल्डिंग के अंदर ना आपको बिल्डिंग कंट्रोल रोकेगा, ना आपको सिर्फ पानी की लाइन डालने से कोई रोकेगा, ना आपको बिजली वाला कोई तंग करेगा, ना आपको गैस वाला तंग करेगा, ना आपको जो है फोन कनेक्शंस के अंदर कोई तकलीफ होगी। आप जब एक बिल्डिंग बनाए, एक गैर कानूनी प्लॉट के ऊपर बनाए, एक 40 गज के प्लॉट के ऊपर किटकैट नुमा एक पतली सी बिल्डिंग बना दें, तो उसके लिए आप एक पैकेज ले लें। आपने सिस्टम आपने वर्ड यूज कर दिया, बट आई वुड मोर से माफिया, वो जो होते हैं ना ये कॉन्ट्रैक्टर्स, माफियाज, ये वो हैं कि जी हम आपको पूरे का पूरा पैकेज देंगे। सिस्टम थोड़ी, ये तो माफियाज हैं, माफिया ग्रुप है जो इस तरह के काम। सिस्टम से मेरी मुराद ये है कि ये सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पे चलता है। जो लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा, हम उसे जो है वो लोगों को समझाने के लिए बताएंगे कि आखिर सिस्टम से क्या मुराद है। अच्छा, अब हाफ फ्राई की तरफ आ जाएं। हाँ जी, आ जाएं सर, फाइनली आ जाएं, जल्दी से हाफ फ्राई की तरफ आए। वैसे ये क्या चोरों का फेवरेट टाइम ब्रेकफास्ट का होता है कि ब्रेकफास्ट के टाइम पे हाफ फ्राई अंडे खाते खाते सबके लूटने हैं फोन। सुनने के बाद आपका नाश्ते का दिल नहीं चाहेगा। हाफ फ्राई से मुराद है पुलिस मुकाबले, और पुलिस मुकाबले के अंदर हाफ फ्राई यानी कि इतना जख्मी कर देंगे मुजरिम अपनी जगह से, मुलजिम अपनी जगह से भाग ना सके। इससे पहले कराची पुलिस वारदातियों को पकड़ने की कोशिश करती थी, लेकिन हमने देखा कि अब तक 4-5 माह के अंदर तकरीबन 19 के करीब ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिसमें पुलिस मुकाबले में डाकू मौके के ऊपर ही जो है वो जख्मी हुए हैं, और जो है वो दो डाकू मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो जान से भी गए हैं।
तो कराची पुलिस जिस वक्त एग्रेसिव हो जाती है या सिंध पुलिस जिस वक्त एग्रेसिव हो जाती है तो उस वक्त फिर वो हाफ फ्राई की तरफ चले जाते हैं, फिर वो पुलिस मुकाबले की तरफ जाते हैं। तो वो डाकू को देखने के बाद उसको घेर के पकड़। अच्छा, एक और बात आपको बताऊं, इसमें ना कोई इंसानी हकूक की बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल टू बी वेरी ऑनेस्ट बताऊं अपने तजर्बे की बुनियाद पर। ये डाकू इतने जालिम है कि ये मौके के ऊपर खवातीन के ऊपर फायरिंग करने से गुरेज नहीं करते। ये इतने जालिम है कि जरा सी मज़ाहमत के ऊपर ये किसी को कत्ल करने से गुरेज नहीं करते। कई ऐसे वाकयात हैं, तारिक मतीन साहब एक सहाफ़ी, उनके भाई थे, उनको भी इसी तरीके से मज़ाहमत के ऊपर जो है वो मार दिया। डकैतियों के ऊपर मज़ाहमत में कत्ल कराची में आम सी बात है। यानी कि लोग अपने बच्चों को ये समझाते हैं कि अगर आपसे कोई मोटरसाइकिल मांगे, गाड़ी मांगे, या आपसे जो है वो कोई मोबाइल फोन मांग ले, या खवातीन को कहते हैं कि आपसे कोई पर्स मांग ले, तो मज़ाहमत ना करें, बल्कि उस मौके के ऊपर उसको जो है वो प्लेट में रख के पेश कर दें कि ये ले जी, आप हमारा जो है वो कराची वाले तो वैसे ही मेरे ख्याल से 2-2 मोबाइल रखते हैं। मेरे वो एक दोस्त हैं कराची में होते हैं, वो कहते हैं कि एक होता है चोरों का, एक होता है हमारा, तो उनका हिस्सा पहले ही उनके लिए अलग से रख दिया जाता है। लेकिन फवाद, आपको क्या लगता है, कराची पुलिस का ठीक है दावा है, आपने जिसकी तरफ इंदिया दिया कि इसकी एक बड़ी वजह जो अफ़गान रेफ्यूजीज़ थे वो जब वापस अपने इलाकों में गए हैं तो जराइम की वारदातों में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद कराची पुलिस का रवैया आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कोई उनकी कारकर्दगी भी आपके सामने है। चंद रिश्वत देकर कोई भी आप जराइम कर सकते हैं और किसी किस्म का कोई मैकेनिज़्म हमें नज़र नहीं आता। गो कि पंजाब में सूरत हाल ऐसी थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। आपको लगता है ये जो जिन कराची के चीफ़ की आप बात कर रहे हैं, मौजूदा जो चीफ़ हैं, इनके आने से कराची पुलिस के रवैये में भी कदरे बेहतरी आई है? देखिए जी, इस वक्त बात यह है कि सियासी तौर पर पुलिस के ऊपर असर रसूख जो है वो ना होने के बराबर है। बुनियादी तौर पर मसला क्या है कि जब SHO MNA की मर्जी का लगेगा, SSP SP जो है वो किसी वजीर की मर्जी के लगेंगे, तो जाहिर है कि जो लोग मर्जी से आगे लगते हैं वो फिर कॉम्प्रोमाइज भी होते हैं। फिर उनकी पहली प्रायोरिटी अपने जो है वो कायद को या अपने महबूब को या अपने मोहसिन को खुश करना जो है उनकी प्रायोरिटी होता है। तो सियासी भर्तियों ने बुनियादी तौर पर मामला को खराब किया। कैपेबिलिटीज के इशू जरूर होंगे अपनी जगह। जाहिर है कि ये न्यूयॉर्क की पुलिस का मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर है कि आप सोचेंगे लंदन की पुलिस का मुकाबला करेगा या सिडनी की पुलिस का मुकाबला कराची पुलिस करेगी। तो कैपेबिलिटीज के, ट्रेनिंग्स के जो टेक्निकल इश्यूज हैं वो सारे अपनी जगह हैं, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा। लेकिन इस सारी कैपेबिलिटी को मजीद मध्यम अगर कोई करता है तो वो होती है सियासी मदाखलत की। जब SHO मर्जी का लगे, SHO से लेके IG तक जो है वो किसी सियासतदान की या किसी वजीर की या किसी मुशीर की मर्जी से लगे, तो फिर जाहिर है कि जो मर्जी से लगा होता है वो काम भी फिर मर्जी से करता है। उसकी जो मैंने आपको बताया कि जो तरजीह है वो पहले ही अपने जो है मोहसिन को खुश करने की होती है। तो उस खुश करने के दरमियान फिर कैदी छूट भी जाते हैं। फिर जराइम पेशा अफराद को पता होता है कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो इस सारे कानूनी चक्कर से निकलना है और किससे कहलवा कर जो है वो रातों रात ही FIR कटने से पहले अपना नाम निकलवा लेना है। तो वो सारी चीजें भी अब कुछ 2-3-4 महीने से थमी हुई हैं। अब ये थमी हुई चीजें जाहिर है उस वक्त ही खुलेंगी कि जब पॉलिटिकल सेटअप आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, उसके बाद ये अफगान महाजरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन है ये कुछ मध्यम पड़ेगा। अभी आज ही की खबर है, आपके प्रोग्राम में आने से 10 मिनट पहले मैंने पढ़ी है। तो वो एक नौजवान ने वीडियो बना के डाली है जिसने कहा कि मुझे चमन बॉर्डर के ऊपर छोड़कर आए थे, मैं गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम था, अब मैं हब चौकी के ऊपर पहुंच चुका हूँ, जो करना है कर लो। तो ये अफगान बाशिंदे ने एक वीडियो बना के डाली हुई है जो सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वायरल है और मुख्तलिफ वेबसाइट ने भी उसको कैरी किया हुआ है। तो सूरत यहाँ पर यह है कि रेट अगर बढ़ जाए शनाख्ती कार्ड बनाने के या नेशनल एलियन बिल्कुल एक्सीलेंट, यही बात है कि अब रेट बड़े होंगे कि पहले जो आपको कम रेट्स पे ID कार्ड मिल जाता था, अब वो रेट्स बड़े होंगे। और इस तरफ पहले अपने अंदर जो छुपी काली भेड़े हैं ना, उनको पकड़ने की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इनको तो हम भेज रहे हैं, बट अभी जो कराची के अंदर सिचुएशन है, कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो हॉट स्पॉट हैं, जो कि रेड में आते हैं, कि जहाँ पर क्राइम रेशो बहुत ज़्यादा है? और क्या पुलिस ने उन एरियाज़ का भी डेटा शेयर किया या स्पेसिफिक एरियाज़ में कहा है कि ये कराची जो है इन एरियाज़ में कोई एक भी वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ स्ट्रीट क्राइम का? देखिए जी, कराची में एक कमेटी है जिसको कहते हैं CPLC, सिटीजन पुलिस लिएजन कमेटी। ठीक है, ये शहरियों ने या ताजिरों ने मिलकर पुलिस के साथ एक कमेटी बनाई है जिसके गवर्नर हाउस के गेट नंबर गलबन 4 या 3 के ऊपर एक जो है वो दफ्तर भी बनाया गया है, जहाँ पर तवील अरसे से ऐसा हो रहा है। मतलब गाड़ी अगर किसी की चोरी हो जाए तो वो CPLC को इत्तला देता है, या पुलिस को जब इत्तला देता है तो वहां से डाटा कलेक्ट करके CPLC के पास आता है और CPLC शहरियों की मदद के लिए जो है वो पुलिस के साथ एक ऐसा वो बनाती है, जो है वो ऐसी कोऑर्डिनेशन बनाती है कि जिसके नतीजे के अंदर गाड़ी मिलना या मोटरसाइकिल मिलना
या जो है वो मोबाइल फोन अगर चोरी हो चुका है तो उसको ब्लॉक करना, और ब्लॉक अगर हो चुका है तो उसको अनब्लॉक करना मिलने की सूरत में। ये तमाम काम जो है वो CPLC के थ्रू होते हैं, और CPLC ही डेटा जारी करता है मुख्तलिफ थानों से कलेक्ट करके कि इस वक्त शहर में जराइम की क्या सूरत हाल है। तो ये जो डाटा आपने पढ़ के सुनाया है CPLC का डाटा था, और ये आजाद डाटा है, इसका पुलिस का जो है वो असर उसके ऊपर नहीं होता, ये अपने जराये से भी डाटा इकट्ठा करते हैं। लेकिन मसला ये है कि कराची में ऐसा नहीं है कि क्राइम बिल्कुल खत्म हो गए, अल्लाह करे ऐसा ही हो, सच्ची बात हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नजर इसलिए नहीं आता कि कोई ऐसे इकदाम नजर नहीं आते कि जिसमें पुलिस इस्लाहात हों, जिसमें थाना कल्चर को खत्म कर दिया जाए, जिसमें लोगों को इनकरेज किया जाए कि अगर खुदा ना खास्ता उनका कोई मोबाइल छिन गया है या उनकी गले से किसी ने चेन जो है वो खींच के उतार ली है, या उनका जो है वो पर्स किसी ने छीन लिया है, तो वो थाने जाकर जो है वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जाया करें और पुलिस के खूबसूरत बर्ताव का सामना करें कि जहाँ पे पुलिस वाला उनको कहें चल भाई वहाँ बैठ जा, इत्तला देनी है उसको दे दो, अभी साहब नहीं आए, साहब आएंगे तो FIR होगी। तो पाकिस्तान के अंदर आप क्या समझते हैं कि FIR कटवा लेना या चलें सर फवाद साहब, अल्लाह करे कराची वालों का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो और हकीकत का रूप धारे कि कराची भी एक बिल्कुल पीस फ्री शहर हो जहाँ पर लोग आज़ादाना घूम सकें, रात को लेट नाइट भी बाहर जाएं, उनको चोरी का डर ना हो। अल्लाह करे ये चीज़ हकीकत में बदले। आई थिंक लाहौर के अंदर भी ये सिचुएशन होती जा रही है, ये सिर्फ कराची के अंदर नहीं है, लाहौर में ऐसी बहुत सी वारदातें रिपोर्ट होती हैं जहाँ पर स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं वो खुलेआम घूम रहे होते हैं, और फिर उसके बाद लेकिन ये है कि डॉल्फिन फोर्स गश्त करी होती है, आपके जो फिर भी कराची से कदरे हालत बहुत बेहतर है लाहौर, लेकिन फिर भी सूरत हाल कराची में भी ये नहीं होनी चाहिए। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, और अभी जो हेल्थ सेगमेंट में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है जी आपके स्किन केयर रूटीन से रिलेटेड। सर्दियां आ गई हैं, मौसम चेंज हो रहा है। अच्छा, बदलते मौसम में ना स्किन इतनी ज़्यादा रफ़ हो जाती है, ड्राई पैचेस इतने ज़्यादा आपके होते हैं, कहीं पर आपके फेस का रंग, हाथों का रंग कोई और होता है, फिर कोई और होता है। और जैसे सर्दियां आएंगी, सर्दियों में तो सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो ये है कि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है स्किन पे, हाथों पे, कलर आपका डार्क हो जाता है, डार्क टोन में आप चले जाते हैं। सर्दियां जो हैं वो अपने साथ साथ बहुत से तोहफे लेकर आती हैं। तो आज इसी पर बात करने के लिए कि कैसे सर्दियों में आप अपनी स्किन केयर रूटीन को बेहतर करें, हमारे साथ मुतीबा मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। तो मुतीबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइए कि सर्दियों में अब जैसे विंटर आने वाला है, स्पेशली एक जो वेदर चेंज हो रहा है, इसमें स्किन इतनी ख़राब हो जाती है, डेड पैचेस हो जाते हैं, डेड स्किन आ जाती है, और सर्दियों में तो बेड़ा ही गर्क बहुत काम ख़राब हो जाता है। और इसका इशू ये है कि समर्स में रूटीन वही चल रही होती है, वही स्किन केयर रूटीन चल रही होती है, उसी तरह के मॉइस्चराइज, फेस वॉश, क्रीम्स वगैरह सारी वही अप्लाई कर रहे होते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं, वो अपनी स्किन केयर रूटीन को चेंज नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनका जो स्किन का डीप मॉइस्चर है वो ऑलरेडी ख़त्म हुआ होता है, वो और ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। स्किन के जो अच्छे ऑयल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी स्किन केयर रूटीन चेंज ही नहीं करते हैं, उसी तरह के फेशियल्स ले रहे होते हैं, उसी तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों में ज़ाहिर बात है मौसम चेंज हुआ है तो आपको अपनी प्रोडक्ट्स को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्या मतलब क्या किस तरह से प्रोडक्ट्स को चेंज करें, क्या रूटीन होनी चाहिए? समर से अगर हम विंटर्स की तरफ आ रहे हैं तो अफोर्डेबल जो है वो घर के अंदर भी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी, सबसे पहले तो चेंज योर सोप। आप जो समर्स में सोप यूज़ कर रहे हैं या फेस वॉश यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल क्विट कर दें। उसका ये है कि जो फॉर्मिंग एजेंट होता है फेस वॉश में या उन सोप्स में वो बहुत ज़्यादा डेडली होता है, आपकी ऑयल को तो वो ख़त्म कर देता है बिल्कुल ज़्यादा, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि 3rd लेयर तक आपकी डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले चूज़ करें मॉइस्चराइज सोप्स, बहुत अच्छे और बजट में आए हुए हैं मार्केट में, वो चेंज करें। उसके बाद कोई पहचान हो जिसके ऊपर कुछ इंग्रेडिएंट्स मॉइस्चराइज लिखा होता है, मॉइस्चराइज्ड सोप के ऊपर लिखा होगा फेस वॉश को अवॉइड करें, फेस वॉश एग्जैक्टली उन चीज़ों को अवॉइड करें क्योंकि वो आपका जो अच्छे ऑयल्स हैं स्किन के वो भी ख़त्म कर देते हैं। आप कह रही हैं कि फेस वॉश जो है उसको अवॉइड करें समर्स में, सोप यूज़ करें, मॉइस्चराइज्ड सोप यूज़ करें। उससे ये है कि आपके स्किन का ऑयल बच जाएगा जो हमें विंटर्स में चाहिए। ठीक है, समर्स में हमें नहीं चाहिए होता, बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, एक्ने इश्यूज़ हो जाते हैं। उसके बाद आपके किचन में बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आप स्किन को अपने हाइड्रेट रख सकें। ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि जी समर्स में ही आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है, लेकिन विंटर्स में ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको हाइड्रेट रखने की क्योंकि घर में हीटर्स चल रहे होते हैं, उस तरह की चीज़ें, उस तरह का एनवायरनमेंट बना होता है। तो हम लोग कहते हैं यार प्यास नहीं लग रही, पसीना भी नहीं आता, तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन इंग्रेडिएंट आपके घर में जो बिल्कुल लो बजट है वो है पानी। पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा करें।
बिल्कुल भी उस चीज़ को क्विट नहीं सर्दियों में करें। तो वैसे बहुत कम हो जाता है। वही ना, वो ज़्यादा कम हो जाता है, उसकी वजह से स्किन इश्यूज जो हैं वो फिर ज़्यादा हो जाते हैं। हम लोग हर चीज़ ट्राई कर रहे होते हैं, जो मेन इंग्रेडिएंट है हम उस चीज़ को ही जो है वो क्विट कर देते हैं, छोड़ देते अच्छा हैं। मुतीबा, और कौन सी होम रेमेडीज़ हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए या हमें घर के अंदर जो इजीली हम कर सकते हैं, जो ख़वातीन घर में बैठी हाँ देख रही जी। हैं, वो क्या रेमेडीज़ यूज़ कर देखिए सकते हैं? बनाना जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार होती है, मॉइस्चराइज होता है बनाने का। आप बनाना लेके उसका फेस पैक बनाएं। इवन क्रैक्ड हील्स हैं, क्रैक्ड लिप्स हैं, हाथ हैं, आप 2 अच्छा। बनानाज लें, उसको मैश करें, उसके अंदर अच्छा सा कोई भी ऑलिव ऑयल डाल लें, कोकोनट ऑयल डाल लें, उसका फेस पैक बनाएं, फिट पैक बनाएं, हैंड पैक बनाएं, उसको अप्लाई कर लें। 10 to 15 मिनट बाद उसी का मसाज करके तो उसको रिमूव कर दें। आपके स्किन में जितनी ज़रूरत होगी उतना मॉइस्चराइज हो जाएगा, बाकी वो रिमूव ये हो जाएगा। रेमेडी सिर्फ फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए हर भी? कोई कर सकता है, हर कोई इसको अप्लाई कर सकता है। और बनाना बहुत एक अच्छा इंग्रेडिएंट है इन समर्स एंड इन विंटर्स टू। उसके बाद जो एलोवेरा है वो इजीली अवेलेबल होती है। एलोवेरा के अंदर हम कोई भी ऑयल मिक्स करें, अपने बालों पे अप्लाई करें, अपनी स्किन पे अप्लाई करें। बालों के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हम लोग बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहा लेते हैं, जिसकी वजह से जो बालों का मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाता है। तो बालों में एलोवेरा जो है, नहा के साफ़ सुथरे बाल होने चाहिए। ये नहीं है कि आपके बाल 2-3 डे के वॉश हैं, आपने अप्लाई कर लिया तो यार कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा है। अच्छा। आपने वॉश्ड हेयर पे एलोवेरा मैश करना है, उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल डालने, ऑलिव ऑयल डालने, कोई भी ऑयल डाल के उसको 10 to 20 मिनट्स के लिए अप्लाई करें और कैप पहन लें। उसके बाद उसको वॉश आउट कर लें। कोई भी इस तरह का हार्मफुल शैम्पू या उससे आपने वॉश नहीं करना बस है। वैसे, लेकिन अगर ऑयल बीच में होगा तो फिर तो बिल्कुल आपको लाइट सा वॉश करें, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। ओके। बहुत ज़्यादा जैसे भर भर के हम 1 टाइम 2 टाइम्स, ये अभी तक ऑयल निकला नहीं है, हम उसको वॉश कर लें। 1 टाइम उसको वॉश करें और वो आपके बालों को डीप मॉइस्चर कर देगा और मॉइस्चर को लॉक कर देगा आपके बालों में। ओह ओके। अच्छा, जो हर बहुत किसी ज़्यादा की ख़त्म हो स्किन जाता जो है। होती है वो भी डिफरेंट होती है। हाँ कईयों जी, की बहुत बिल्कुल। ड्राई स्किन होती है Exactly। और कईयों की बहुत ऑयली स्किन होती है। तो जो ड्राई स्किन्स वाले हैं उनको क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें है कि चूज़ योर मॉइस्चर वेल। जो मॉइस्चराइज़र है अपना ठीक से चूज़ करें। नहीं है बहुत ज़्यादा लिक्विडी लोशन आता है, हमने लगा लिया तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज हो गई है। नो, क्रीमी मॉइस्चराइज यूज़ करें ताकि आपके स्किन पे वो रहे। पेट्रोलियम जेली यूज़ करें, वैसलीन यूज़ करें अगर बहुत ज़्यादा डेड ड्राई स्किन है। अगर आपकी कम ड्राई स्किन है, आपकी समर्स में ऑयली हो जाती है, तो आप लिक्विड मॉइस्चराइज यूज़ करें। ये नहीं है कि सेम प्रोडक्ट सारे लोगों के लिए वो डिफरेंट होती है। वरना पूरा साल एक ही हम चीज़ एक ही रूटीन से लोशन चल रहे लगाया होते हैं, है, वही यूज़ कर रहे मेंटली हैं। तसल्ली भी हो जाती है, यार लगा लिया है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। बेबी लोशन भी यूज कर लेते हैं, वही बिल्कुल बच्चों ऐसे को है, तैयार लेकिन करते वो करते कुछ खुद भी वही लगा वो लिया। उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो एक उसी वक्त रिमूव हो जाता है। क्रीमी मॉइस्चराइज़र क्रीम्स वगैरह यूज़ करें ताकि वो स्टे करे। अगर रिमूव भी हो गया तो उसके एक लेयर आपके स्किन के अंदर रहे। अच्छा, हमारी पाकिस्तानी कौम का एक मसला है कि सब ना गोरे दिखना चाहते हैं, जितने मर्जी गोरे हो जाएं। जो सबसे ज्यादा गोरा जिसका वाइट कलर भी होगा ना, तो वो भी ये कहेगा कि मेरा कलर मजीद कैसे बेहतर हो बिल्कुल सकता ऐसे है। हैं। तो सर्दियों में कलर जो है थोड़ा डल हो जाता है, exactly। जरा डार्क टोन आ जाती है। तो बिल्कुल उसको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको बेहतर करने के लिए मेन चीज़ है, जब तक आप पानी नहीं पिएंगे ना, आपकी टोन सेम नहीं होगी। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इट्स ओके अगर आपका डार्क कलर है, आप उस चीज़ को मेंटेन करें, ना कि आप सिर्फ, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं सैलून में, सिर्फ उन्होंने अपना इतना फेस वाइट किया होता है, पता चल रहा होता है और यहाँ से डब खड़बा बने होते हैं, यहाँ से वो कलर डबल कुछ और है, लेयर यहाँ आई से कुछ होती और ही है। मखलूक लग रहे होते हैं। और उनसे जब पूछें कि जी आपने जो है कुछ यूज़ किया, तो नहीं मैंने तो किया ही, मानती ही नहीं है, बट पता चल रहा होता है कि यार देयर इज अ डिफरेंस। आप उनको जरूर कच्चा करती हैं और कह दिया कहती हूँ यार कब हाथों का कलर कुछ और होता है, पाँव का, वो कहते हैं गर्दन के पीछे कुछ और। वाइट हूँ, ये पता नहीं क्या हो गया, मैं बचपन से वाइट। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जो वाइट होते हैं ना, उनका फेस डल हो जाता है लेकिन बॉडी वाइट रहती है क्योंकि कवर रहती है। ये जो मुंह यहाँ white तक लिटरली आप यकीन करें लाइन पड़ी होती है, देख के पता चला, My और मानते ही नहीं है, वो God। कहते हैं नहीं हम तो नहीं। तो हमारे अवाम का मसला है, वो बता दें यार, सच बता दें ताकि हम उनकी स्किन को ट्रीट कर लें। अच्छा, वैसे ये भी है कि फेशियल्स क्या मतलब किस तरह से अब मैं वैसे अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अपने अपने ना डील्स लगाए होते हैं। अब डील्स के अंदर किस किस्म की प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं वो पता नहीं है आपको। मोहल्ले के पार्लर में भी 1000-2000 का गोरा करने वाला फेशियल मिल वो जाएगा। होता सस्ता है लेकिन पड़ता वो बहुत काम महंगा है। खराब हो जाता है आपके स्किन को। इतनी वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा मसाज कर देते हैं, क्लाइंट को तो तसल्ली हो जाती है, क्लाइंट को पता नहीं होता उनके फेस पे क्या लग रहा है। हमें समर्स में जो है अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करवाना चाहिए, लेकिन सैलून्स में एक कॉन्सेप्ट है कि जी वो करेंगी तो कलर Exfoliate जितना होगा। करेंगी, वो स्किन
लोग जो है वाइटनिंग की तरफ जाएगी, बट ऐसे नहीं है। क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा आके वो यही कहते हैं कि हमें वाइटनिंग फेशियल देते हैं, हमने वाइटनिंग करवानी है। वो ये नहीं कहती है कि हमारी स्किन ग्लो होनी चाहिए, वाइट होना है, जो मर्जी हो, फ्रेश होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो डोंट गो विद चीप फेशियल्स। आप घर में भी अपने फेशियल्स कर सकते हैं, आप अच्छे सैलून पे जाके एक मंथ ये इस सस्ते चक्कर ने जितना हमें मरवाया है ना, वाकई बड़ा शवारमा के नाम से सस्ते से दिक्कत नहीं, क्या कुछ गंद खा लेते हैं, डील्स पे हम जाते हैं, वो ज़ाहिर तो सस्ती लगती है लेकिन वो पड़ती बहुत लॉन्ग टर्म फिर आपको डॉक्टर्स के चक्कर होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। आप अपने किचन में जाएं, आप बटर पड़ा हुआ है, ऑयल्स पड़े हुए हैं, बनाना कोई भी फ्रूट आता है ना, आप उसका मास्क लगा लें। अच्छा, ड्राई स्किन के लिए तो ठीक है ना कि आप बलाई लगा सकते हैं, हाँ आप मक्खन लगा सकते हैं। जिनकी ऑयली स्किन है लेकिन मॉइस्चराइज तो करना है उन्होंने, तो उनके लिए क्या चीज़ें हैं? समर्स में अगर आपकी ऑयली स्किन है, डोंट मॉइस्चराइज, ठीक है, बट डोंट यूज टू एनी प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को ड्राई करे। वो डीप ड्राई अगर हो गई तो फ्लैकी स्किन हो जाएगी, स्किन क्रैक हो जाएगी, ब्लड निकलने लग जाता है। काफ़ी लोग आते हैं हमारे पास, फीमेल्स आती हैं, वो इतना ज़्यादा ऑयल को निकाल लेती हैं अपनी स्किन से कि उनकी स्किन क्रैकी हो जाती है बहुत ज़्यादा, फिर उसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल। ऑयल कैसे निकालती? मॉइस्चराइज करके बहुत ज़्यादा क्लींस कर लेती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट कर लेती हैं, क्ले मास्क यूज़ कर लेती हैं कि जी हमारी स्किन पे ऑयल क्यों आ रहा है। इट्स गुड इन समर। जब वैसे तो ऑयली स्किन कंपैरेटिवली देखा जाए तो वो ज़्यादा बेटर होती है, बेटर होती है। हाँ, गर्मियों में थोड़ा इशूज़ होता है, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। अगर समर्स में हम आ जाए ऑयल तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं, हम उसको ट्रीट कर लेते हैं। बट विंटर्स में आप अपने ऑयल को रिमूव मत करें, बट बहुत ज़्यादा नहीं है कि नोचना शुरू कर देना, स्क्रब करना है कि ये क्यों है। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं उनको एक्नी होती है, वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं, उन्होंने जो उनको 6 मंथ का पैक दिया होता है वो उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। जो एक्नी की ट्रीटमेंट होती है वो आपके स्किन को 100% ड्राई करती है, वो फिर वर्स्ट हो जाती है समर्स में। तो उस चीज़ को विंटर्स में तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, जब भी मौसम चेंज हो, सर्दियाँ आए गर्मियाँ आए, आप जाएँ और अपना दोबारा से जो है चेकअप करवा के नई प्रोडक्ट्स जो है वो लें। सर्दियों में भी जिनको एक्नी ख़त्म नहीं होती उनके लिए क्या कुछ ऐसे रेमेडीज़ होती हैं कि बिल्कुल होती हैं, लेकिन ये है कि उसमें कुछ अनाइटमेंट्स होती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होती हैं, लेकिन वो अपने डॉक्टर से पूछे, क्योंकि हमें उनके हेल्थ इश्यूज़ का नहीं पता। हम यहाँ पे उनको बता दें कि आप ये यूज़ करें, उनको सूट ना करे, ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो चीज़ फिर सही नहीं होती है। तो अपने डॉक्टर से जो है वो ज़रूर रिकमेंड अच्छा, मर्दों के लिए स्पेशली जो बाहर जाते हैं, जो बाइक चला रहे होते हैं, जिनको ड्राइनेस ज़्यादा आती है चीक्स में, लिप्स पे बहुत ज़्यादा आती है, तो उनको क्या वो फेशियल भी नहीं ले सकते? बिल्कुल वो ज़रा ज़्यादा ही कि हम लड़कियों वाले काम क्यों करें, तो उनके लिए क्या रेमेडीज़ होती हैं? बल्कि वो तो मॉइस्चराइज भी सुबह उठ के नहीं करते, मैंने नहीं देखा कि वो कोई वो लगा रहे होते हैं, कोई मॉइस्चराइज़र या अपना, तो उनके लिए अच्छा, उनको भी स्किन केयर रूटीन बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनको ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि उनका बाहर का काम होता है, वो बाइक पे जा रहे होते हैं, उनका डर लग होती है, मौसम की शिद्दत फेस करते हैं ना, वो अपनी स्किन को क्लेंस करते हैं, कुछ भी नहीं करते। सुबह उठ के वो फेस वॉश करें, देन वो अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, कोई भी अच्छी सी क्रीम, डीप मॉइस्चराइज़र वाली क्रीम लेके उसको अच्छा सा 1 मिनट 2 मिनट मॉइस्चराइज करें अपनी स्किन को। घर से बाहर निकलने से पहले SPF जो क्रीम है वो डाई करें। ये मिथ है कि आपको समर्स में नहीं करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए, आपकी स्किन को डैमेज करती है, आपको फ्रेकल्स आ जाते हैं, ज़ाहिर बात है डायरेक्ट एक्सपोजर होता है। आप पहाड़ों में जाए तो आपकी स्किन कितनी ज़्यादा वो हो जाती है, हालांकि सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में भी आपको सन ब्लॉकर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये अपनी स्किन के रूटीन को अगर मर्द हजरात भी अप्लाई करें, अपनी लाइफ में ऐड करें, तो सन ब्लॉक इज मैंडेटरी। अब तो सन ब्लॉक हर तरफ, हम जितना फॉर्न का एक्सपोजर हमारा है, इसकी भी तो रेज और लाइट स्किन को डैमेज कर रही हैं। इवन द लाइट्स, ट्यूब लाइट्स, दे आल्सो अफेक्टिंग द स्किन। हम बॉदर ही नहीं करते हैं कि यार इट्स ओके, अब तो मौसम बहुत अच्छा है, हम बाहर जा रहे हैं, हमारी स्किन कुछ भी नहीं अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डैमेज होती है स्किन, पॉल्यूशन है बाहर, सो चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिकली मेल की तरफ ही मैं आऊँगी, क्योंकि लड़कियों का तो खैर कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कोई ऐसे फेस मास्क जो इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए या मॉइस्चराइज़र कुछ रिकमेंड करें जिनमें आई थिंक ग्लिसरीन इज़ वेरी गुड फॉर द विंटर्स। वैसलीन है, पेट्रोलियम जेली है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। आप अपने हाथों पे, पैरों पे अगर जैसे क्रैक्ड हील्स हो रही हैं, क्रैक्ड लिप्स हो रहे हैं, आप अपने लिप्स पे अप्लाई करें, फेस पे अप्लाई करें। क्रैक्ड हील्स हैं, आप ओवरनाइट अपने पैरों पे अच्छी तरह मसाज करके उसको अप्लाई करके थोड़ा सा गर्म करने ऑयल को, उसको अप्लाई करके सॉक्स पहन लें, थोड़ा सा ऑयल को गर्म करके फेस पे अप्लाई करें, हैंड्स पे अप्लाई करें। ये कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपको अपनी लाइफ में ऐड कर लेनी चाहिए, रूटीन बना लेनी चाहिए। ये नहीं है कि मंथ में 1 बार कर लिया, 2 बार कर लिया और फिर फर्क नहीं पड़ा है। वेडिंग सीजन आ रहा है, ब्राइडल्स हैं, उनको होता है कि वो ज़्यादा अपने स्किन केयर की तरफ आए,
तो ऐसे कौन से फेशियल्स हैं जो कि लेने चाहिए हैं? स्टीमी फेशियल्स हैं या हाइड्रा स्टीमी फेशियल्स हैं? फेशियल्स नहीं लेने चाहिए, हाइड्रा फेशियल लें, बट आप अपने सैलून वाली जहाँ से भी आप करवा रही हैं आप उनको बताएं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है आफ्टर फेशियल। आप उनको कहें कि हमें डीप मॉइस्चराइजर फेशियल चाहिए जो आपकी स्किन के अंदर लॉक हो जाए। ये नहीं है कि आफ्टर 1 और 2 डे स्किन उतरना शुरू हो जाती है, फिर वो ब्राइड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। हम ब्लैक हेड्स बन जाते हैं। आइडियल क्या है फेशियल? कुछ लोग कहते हैं कि मंथ में एक दफ़ा मैंडेटरी है, आपको बिल्कुल लेना है, चाहिए। हाँ जी बिल्कुल लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 मंथ का सर्कल चला के जी मैंने 6 महीने पहले फेशियल लिया था, हाँ, एक दफ़ा गर्मियों में ले लिया, एक दफ़ा सर्दियों में ले लिया, सीजनली फेशियल हो गया तो इट्स ओके। नहीं, आपको फेशियल लेना चाहिए, हर मंथ लेना चाहिए। लेकिन आप अपने सैलून से या जहाँ भी आप डॉक्टर के पास जा रही हैं, डर्माटोलॉजिस्ट के पास जा रही हैं, आप उनसे पूछें। अगर वो आपको कहती हैं कि 15 डेज़ बाद आपको फेशियल लेना चाहिए तो आपको लेना चाहिए। ये नहीं है कि यार वो अपने पैसे बना रही होगी इस वजह से। होता वैसे ऐसा भी है, पैसे बनाने के लिए है, बट आपको अपनी लेकिन स्किन फिर का भी ख्याल सेहत के रखना लिए चाहिए। आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर अच्छा, लें। ऐसा भी होता है ना कि बहुत सी ऐसी फीमेल्स हैं जो कि कहती हैं कि अगर हम फेशियल बाद पोर्स ओपन होते हैं, पोर्स बंद होते हैं, तो वो उसकी वजह से भी मतलब बड़ी अच्छा, हमारे क्लाइंट्स ने अपने माइंड में कहानियां बनाई होती हैं और भागे कहते हैं हमें बता आप ये गलत करिए, आप ये गलत करिए। हमने वजह ये ना, हर कोई तो नीम हकीम बना हुआ है। हर घर में जिससे मशवरा लें, आप चलते फिरते बंदे से पूछें, वो आपको किडनी के ऑपरेट का मशवरा दे देगा। आप यूट्यूब खोल लें, रिव्यूज आजकल जो सारी प्रोडक्ट सेल हो रही हैं वो रिव्यूज पे हो रही हैं। आप ये हाइलुरोनिक एसिड्स, बल्कि लास्टली मैं चाहूंगी कि आप सीरम्स पे भी कमेंट करें। अभी तो पूरी दुनिया पागल हुई है, स्पेशली यहाँ पर एक ट्रेंड आया कि सीरम्स यूज़ करें। कोई हाइलुरोनिक एसिड का कहता है, कोई नियासिनामाइड का कहता है। जो सीरम्स का ट्रेंड आया है, सीरम्स अच्छे हैं, सीरम्स परफेक्ट हैं, क्रीम से ज़्यादा सीरम्स परफेक्ट हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होते, लाइट वेट होते हैं। वो आपकी स्किन पे जितनी ज़रूरत होती है उतने अप्लाई हो जाते हैं और बाकी रिमूव हो जाता है। तो सीरम्स जो होते हैं वो डायरेक्ट उसके अंदर जो भी एसिड्स केमिकल्स वो डायरेक्ट होते हैं। क्रीम्स में भी वही चीज़ें होती हैं लेकिन उसमें ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो वो इफेक्ट नहीं करती हैं। तो मैं तो यही रिकमेंड करती हूँ कि अपनी लाइफ में जो है सीरम्स को जरूर ऐड करें। सीरम्स वाइट नहीं करते ना, इतना वाइट नहीं करते लेकिन वो ग्लो बहुत ज्यादा मसला तो यही है ना, हमें तो वही सीरम चाहिए जो वाइट करता हो। वाइट का बहुत शुक्रिया तैयबा आपका, बहुत थैंक यू सो मच। और नाज़रीन, ये थी स्किन केयर रूटीन जिसमें अच्छा लास्टली हम ये कहेंगे जिस तरह हम विंटर्स में अपनी पूरी ड्रेसिंग, पूरी अपनी आउटलुक चेंज करते हैं ना, इसी तरह हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे लोशंस वगैरह हैं, उसके अलावा डिफरेंट चीज़ें, इनको भी अकॉर्डिंग टू वेदर हम उसको शिफ्ट करना चाहिए ताकि जिस तरह भी बताया गया तभी आपकी स्किन बेहतर हो सकती है और आप गोरे भी दिख सकते हैं। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं और अभी जिस इशू पर हम बात करने जा रही हैं मुआशरती रवैयों पर हैं। आपको पता है कि इस पर हम लोग इस प्रोग्राम में कोशिश करते हैं कि किसी की दिल आज़ारी हुए बग़ैर कुछ ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट करें जो कि अभी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रहते हैं। अब इस टाइम पर वो रसूम और वो रिवाज नहीं रह सकते कि अगर शादी हो गई है बेटी की तो फिर उसे कहा जाता है कि अब तुम्हारे इधर से मरने की खबर ही आए, तुमने लड़ के अपने मियाँ से वापस नहीं आना, अगर तुम्हें मारे पीटे भी तो तुमने खामोश रहना है। ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर तुम्हें खर्च नहीं भी मिल रहा तो तुमने खामोश रहना है, तुमने बर्दाश्त करना है। मर्द को नहीं समझाया जाता, परवरिश उसकी नहीं की जाती। अच्छा, ये हमारे ना एक सोशल टैबूज हैं जो बने हुए हैं और उससे वो जो लड़की होती है वो सारी ज़िंदगी उसकी जुल्मों सितम सहते गुजर जाती है। पेरेंट्स जो हैं, अब तो शायद मेरा ख्याल है किसी हद तक ये कल्चर चेंज हुआ है, वरना पहले दौर में तो पेरेंट्स यही कहते थे कि तुम्हारा जनाजा ही वहाँ से उठेगा, नाराज़ हो के तुमने नहीं आना। लेकिन इस लाइन की वजह से, इस एक फ़िक्रे और इस एक जुमले की वजह से लड़कियां कितने घर उजड़ गए हैं और उसके अलावा बेचारी जो वो लोग हैं, किस हद तक ये हमारी लड़कियों को, ख़वातीन को मसाइल का सामना करना पड़ा। डोमेस्टिक वायलेंस के बेशुमार ऐसे इश्यूज़ हैं जिनका फेस करना पड़ा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो टैबूज़ हैं जिनमें मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ चेंजिंग हमें देखने में भी आ रही है। समझौता करके वो सारी ज़िंदगी गुजारती हैं। अच्छा, उससे पहले एक तो ये है कि उन्हें पसंद की शादी जहाँ वो शादी करने चाहती हैं, मर्दों को वो हक होता है, लड़की को वो हक नहीं होता है। फिर जहाँ उसकी कर दी जाती है, अगर नहीं भी बन रही तो भी यू हैव टू स्टे,
तुम्हें रहना है हर सूरत में। हाँ, अब सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ भी रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक इसका पॉजिटिव एक इमेज ये भी देखा जाता है कि अब डिवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले डिवोर्स रेशो कम थी क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ लाइफस्टाइल था, वहाँ पर नहीं भी बन रही तो कॉम्प्रोमाइज़ करके गुजारा करके ज़िंदगी गुजारी जाती थी। अब बर्दाश्त दोनों तरफ से, मर्द और लड़की दोनों तरफ से कम होती जा रही है, जिसकी वजह से जो रेशो है डिवोर्स की वो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो इसी पर बात करने के लिए उज़्मा मुस्तफ़ा लाइफ कोच हमारे साथ मौजूद है, जो कि लाइफ के जिस तरह के मसले मसाइल होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप जो मसले मसाइल होते हैं, ये ओपन डिस्कशन में आते नहीं हैं ताकि लोगों की कुछ रहनुमाई हो सके। तो उज़्मा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं चाहूँगी कि आपकी मौजूदगी से हम लोगों को समझा सकें कि जो रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं उसमें ज़्यादा पिस्ती तो लड़की ही है, लड़की के घर वाले भी हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि हमें बिल्कुल ही मैनलीहुड का मुजाहरा करना चाहिए और बिल्कुल जैसे वो मर्द कर रहा है हमें भी उसी तरह, क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी भी है और मेल डोमिनेट पर्सन फिगर है भी, उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। लेकिन बहुत हद तक ज़्यादती भी हो जाती है कि मर्दों को शुरू से ये कहा जाता है कि हाँ भाई तुम घर चला रहे हो, तुम जो भी करोगे वो ठीक है। परवरिश उस तरह से की नहीं जाती है जिस तरह से करनी चाहिए है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे आपने कहा रिलेशनशिप, जब हम बात करते हैं ना इमोशनल इंटेलिजेंस की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको EQ कहा जाता है, उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पिलर होता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, वो ड्यू टू लैक ऑफ रिलेशनशिप मैनेजमेंट आ रहे हैं। ना तो बच्चियों को पता चलता है उन्होंने अपनी इस नई रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है, और इसी तरह प्रॉब्लम्स लड़कों की तरफ से भी। जैसे भी आपने कहा कि बेटियों को शुरू से ये कहा जाता है कि कंप्रोमाइज़ करो और वहाँ रहो और तुम्हारा जनाजा ही अब वहाँ से उठेगा। लेकिन ये एक बड़ी ही गलत और ऑर्थोडॉक्स सोच है, अप्रोच है, जो कि अब वक्त के साथ बदल जानी चाहिए। मैरिज बेसिकली एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो लोगों के दरमियान में होता है, एक मुआहिदा। ठीक है, आप एग्रीमेंट करते हैं, आप किसी के साथ कोई चीज़ खरीदते हैं, सेल डीड करते हैं, उसमें भी आपके दो पार्टीज सेलर और बायर होती हैं, उन दोनों की आप देख रहे होते हैं। इसी तरह इस मैरिज के रिलेशनशिप में दोनों पार्टीज़ की कॉन्सेंट, दोनों पार्टीज़ की हैप्पीनेस उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी किसी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हस्बैंड और वाइफ दोनों खुश हों, दोनों कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। इसलिए आप बेटियों को बजाय ये कहने के कि तुम्हारा जनाजा उठे और हर सूरत वहीं रहना है, ये कहने की बजाय आप ये उनको तरबियत दें कि उनकी नेचर में एडजस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उनकी नेचर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, ये जो एक्सट्रीम है कि उन्हें कहा जाता है कि मारपीट बर्दाश्त करती रहो, अगर सास ज्यादती कर रही है, हस्बैंड जालिम है, तो ये गलत है, ये गलत है। लड़की को रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है, उसको अपनी रिलेशनशिप में ऑनेस्ट होना चाहिए, दूसरी बात, और उसको एडजस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, मगर जुल्म सितम बर्दाश्त करना इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छा, फिर उज़्मा साहिबा, दूसरा एक मसला ये है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ पे चैलेंजेस ज़्यादा देखे जाते हैं। अब बाज़ दफ़ा लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका सेपरेट घर हो, उसका किचन सेपरेट हो, जो कि वैलिड भी है, अगर इसमें लड़की का हक़ है ये डिमांड करना। लेकिन जॉइंट फैमिली सिस्टम वैसे तो बड़ा आइडियलाइज़ किया जाता है, लेकिन इसकी कबाहतें भी हैं, नंद के साथ झगड़ा, फिर भाभी का देवरानी के मसले मसाइल। इसमें कैसे बैलेंस रखा जाए कि एक ख़ातून बेचारी को पहले दिन ही शोहर ये कह देता है कि अब से ये मेरी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ है, तुमने उसी तरह खिदमत करनी है, ये मेरे भाई भी हैं, तुम्हारे भाई भी हैं, तो ये फिर कहीं ना कहीं चीज़ें आप नहीं समझती कि ज़रा मिसमैनेज हो जाती हैं, जिसके बाइस ये तमाम तो जो इश्यूज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको फेस करना पड़ता है? देखिए जी, ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, मैं आपको इसके बारे में बताऊं, इसमें ना बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं और इसकी दोनों प्रॉब्लम्स भी होते हैं इसकी वजह से। फ़ायदे इस तरह हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में हमारी जो बच्चियां जॉब करती हैं ना, नई शादी हुई लड़की जॉब करती है, और अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। इट्स अ कलेक्टिव विजडम कॉन्सेप्ट कि घर में दादा दादी बच्चे को देख लेते, क्योंकि आई हैव बीन थ्रू इट ना, मुझे पता है इसका कि इसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं कि घर में कोई बड़ा है वो बच्चों को देख लेगा, मेड को सुपरवाइज कर लेगा, आपके प्रॉब्लम्स। अब दूसरा इशू ये आता है कि इसमें फ्रिक्शंस आने के भी चांसेस बहुत होते हैं। जब आप एक जगह रह रहे हैं, कोई बात के नंद हैं, देवर हैं घर में, प्रॉब्लम्स, दूसरी फ्रिक्शंस भी आती हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कोशिश करें एक दूसरे की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करें।
एक दूसरे की बाउंड्रीज को डिफाइन करें। अगर वो लड़की चाहती है कि वो अपना सेपरेट खाना बना ले, वो अपना सालन अलग बना ले, लेट हर मेक, वो अपने अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का बना रही है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, उसको बनाने दें, उसको करने दें। और ये पेरेंट्स की तरफ से इसकी तरफ होना चाहिए, ज़्यादा इंक्लिनेशन होनी चाहिए कि बच्ची को फ्रीडम भी दें। अगर वो उनके घर में आई है और उसको एडजस्ट करना उस पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखें, एक तरफ एक इंडिविजुअल है जो एक फैमिली में आया है और दूसरी तरफ एक पूरा फैमिली का सेटअप है, तो ज़्यादा बड़ा फैक्टर कौन है? फैमिली। इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस लड़की को हेल्प करें, एडजस्ट करने। जाहिर है एकदम से नेचर तो आप एग्जैक्टली बड़ा मुश्किल होता है कि पहले तो एक दो नेचर्स का इकट्ठे रहना, फिर डिफरेंट नेचर्स का, फिर उसके साथ पूरी फैमिली का एडजस्ट होना लड़की के लिए बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो यही बात है कि हमने भी तो किया था, हमने तो ऐसे टेंट्रम्स नहीं दिखाए थे, हमने भी तो बच्चे पैदा किए थे। वो फिर सास की तरफ से ही या फिर जो फैमिली के दूसरे बड़े होते हैं उनकी तरफ से ही कह दिया जाता है। अगर तबीयत ख़राब है और वो अरेस्ट भी कर रही है तो सलाम लेने नहीं आई, इस बात पर भी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। मतलब होते बहुत छोटे से इश्यूज़ हैं लेकिन ईगोइस्टिक हो जाते हैं, इस वजह से इतनी ज़्यादा आई थिंक हमारे लिए मसले हैं। मर्द की क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से वो बैलेंस करे कि वो अगर बीवी की साइड ले ले तो जोड़ू का गुलाम, अगर माँ की साइड ले ले तो मामाज बॉय। मर्द की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो टोटली बीवी की साइड लेगा तो भी प्रॉब्लम होगी और अगर टोटल पेरेंट्स की तरफ चला जाएगा तो भी होगा। वो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी माँ को भी बताने की कोशिश करे, समझाने की, और मदर्स को भी ये समझना चाहिए। देखिए, हमेशा ना एक बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा, जनरेशन क्लैश रहता है कि हमारी जनरेशन ऐसी थी, हम तो बहुत मुअद्दब लोग थे, हम तो बड़े थे, सुबह उठ के हम 20-20 पराठे भी बनाते थे। अब की जनरेशन, ये हमेशा से प्रॉब्लम और क्लैश रहता है बड़े बात सच्ची है वैसे और यंग जनरेशन और ये आज भी है 2023 में, और आज से 10 साल पहले भी था, और हमेशा ऐसे होता है। हम लोग ऐसे थे और आप ऐसे नहीं हो। हस्बैंड का ये काम होता है कि वो दोनों तरफ, वो अगर टोटली किसी की तरफ भी करेगा ना तो वो होगा ये कि दूसरी पार्टी उसके खिलाफ हो जाएगी। उसके बीवी के राइट्स भी देखना है, उसने माँ की रिस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है, और बीवी को भी ये बताए कि तुम भी छोटी छोटी बातें इग्नोर करो और इसको और ये देखो कि हमें जॉइंट फैमिली में रहने के बेनिफिट्स कितने हैं। हम एक अच्छे एनवायरनमेंट, सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, बच्चों की टेक केयर हो रही है, उसको इन पॉजिटिव पॉइंट्स पर करेगा तो यकीनन ये मसला नहीं। राइट, ठीक हो गया उस्मा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कोशिश हमने की कि एक बड़े अहम इशू को हाईलाइट किया जाए। बड़ा सेंसिटिव सा इशू होता है, लेकिन दोनों तरफ से एटलीस्ट ये है कि कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जो है ना वो दोनों तरफ से गुजारनी पड़ती है। और स्पेशली अब तो आप ये देखिए कि अब तो बच्चों से अब आप कोई जो है वो बात ऐसे नहीं कर सकते, आप बच्चों के मूड स्विंग के अकॉर्डिंग पेरेंट्स चलते हैं। तो फिर इसी तरह जब दो पार्टनर्स होते हैं तो उनको भी एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट फैक्टर है ना उसको डैमेज नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आई थिंक दैट्स द टॉपिक जिसको मज़ीद एजुकेशन जो है ना बड़ा ज़रूरी है। पेरेंटिंग पे, रिलेशनशिप्स पे एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, जिसको बताया नहीं जाता। हमें सिर्फ तैयार किया जाता है कि हमने फिज़िक्स के पेपर पे टॉप करना है, केमिस्ट्री में, मैथ्स में हमें डिग्री चाहिए, लेकिन जो रिलेशनशिप्स हैं उनको कहीं पर भी पढ़ाया ही नहीं जाता है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।